इंसॉल्वेंसी जीएसटी के ऊपर। और स्पीकर है राहुल गुप्ता जी और गौरव आर्या जी। मैं दोनों स्पीकर्स का बहुत बहुत वेलकम ये करता पेपर दे दे, उनको बोल दे जिनकी कोई मीटिंग हूं। चल रही है वो उसमें से उठ नहीं सकते। देख ले जय कुमारी कौन सी है। मैं सरस जी को बुलाना चाहूंगा। वो कुछ 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सरस जी। थैंक यू भरत जी। तो मैं अपने सभी भाई मेरे मित्र जो हैं सोनीपत के और हिसार के, मैं सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं, और जो और पार्ट से भी मेंबर्स ने आज ज्वाइन करा है हमारे वेबिनार में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है हर्षोल्लास से बताते हुए कि जो हमारे दोनों स्पीकर्स हैं आज बोथ आर फ्रॉम सोनीपत ब्रांच, सी राहुल गुप्ता एंड सी गौरव आर्या। मैं इन दोनों का स्वागत करता हूँ। उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट करा और वो अपनी नॉलेज देने के लिए आप सभी मेंबर्स के साथ उपस्थित हैं। और हमारी आज एक और अच्छी बात भी है कि आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था, 22 यूनिट्स हमें आज मिले, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है और हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रोग्रेस है। तो मैं अपनी बात को रखते हुए, और सबसे पहले हमारे जो स्पीकर हैं सी राहुल गुप्ता हैं, इनका सेशन 6 बजे तक रहेगा, और उसके बाद गौरव आर्या जी हमें एक्सपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि राहुल गुप्ता जी अपना सेशन स्टार्ट करें। ठीक है भरत जी, आई थिंक अभी स्टार्ट। राहुल गुप्ता जी प्लीज स्टार्ट करें आप सेशन। थैंक यू सो मच भरत जी, थैंक यू सो मच सरस जी, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे ऊपर, और मैं उसको जो मैंने आज तक अभी सीखा है इंसॉल्वेंसी में, जो सुना है, जो करा है अपने आप से, वो सारी जो नॉलेज है, कहाँ चैलेंज आते हैं और क्या क्या मैंने उसमें एज ए प्रोफेशनल उसमें अपॉर्चुनिटीज देखी है, मैं वो बताने आया हूँ आज। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी राहुल जी, विजिबल। ओके। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि सारा जितना भी हमारे प्रोफेशनल्स का काम चालू होता है वो एक वेबसाइट से चालू होता है। जो भी नया एक्ट आता है उसकी एक वेबसाइट बनती है, एक रेगुलेटर बनता है। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट का 5 मिनट लूंगा, इस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूंगा। ये वेबसाइट है ibbi.gov.in। IBBI बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया .gov.in। मैंने इस पे क्लिक किया, ये वेबसाइट खुल गई, मेरी होम पेज आ गया। इस वेबसाइट पे देयर इज ए मेनू। जो जो मेरे काम के मेनू मैं बता रहा हूँ। मेरे काम का मेन्यू ये है, सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन इसमें आरपी है, आप इसमें जाके देख सकते हैं। आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मैं आईपी में गया, मैं नीचे आया रजिस्टर्ड आईपीज, फिर मैं नीचे आया पर्टिकुलर ऑफ आईपीज रजिस्टर्ड अंडर 5। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि ये आईपी की डिटेल्स दी गई, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कौन से इंस्टीट्यूट से है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिड अप टू। ये 2 चीजें ज्यादा काम की नहीं है, हम जब इंटीग्रिटीज में जाएंगे जब ज्यादा काम आएगा। तो जो ये जो चीजें है, ये जो डिटेल्स है, ये मेरे काम की है। और सबसे ज्यादा मेरे काम की है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ICAI और मैं सबमिट कर दूंगा। कोई भी नहीं आ रहा, सॉरी। मैं नीचे ढूंढता आऊंगा तो मैं नीचे आ रहा हूं, तो मैंने देखा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ICAI। ठीक है जी। ये जी अंकित कतिया, इनका एड्रेस है पंचकुला। मैंने अपने प्रोफेशन में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने एक चीज सुनी थी कि हम अपने सीनियर्स जो सेम बॉडी के हैं और जो सीनियर्स हैं उनसे हम काम को डिमांड कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगी, कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं लाएगी। तो दिस इज हाउ आई यूज टू कॉन्ट्रैक्ट अनिल कातिया जी। उनसे मैं बात करूंगा, देखूंगा कि मेरे लायक कोई काम है। बीइंग ए यंग प्रोफेशनल, वो मुझे कहीं किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मैं आप अच्छी नॉलेज लेके चल रहा हूं तो मुझे वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नीचे आएंगे, ICAI 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 ICAI, देन अगेन, फिर मैं सेकंड पेज पे आता हूं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इन टोटलिटी टोटल रिकॉर्ड्स हमारे जो आईपीज के है वो 3950 है। इसके अंदर तकरीबन 1800 मेंबर जो है वो ICAI से, ICAI देख रहे हैं आप, अमित गुप्ता जी, श्रीपाथम, कुलदीप वर्मा, कुमार, तो ये सारे ICAI के मेंबर है।
तो इट इज एडवाइजेबल, अगर कोई इंसोलेंसी के काम में आना चाहता है तो इट इज एडवाइजेबल कि वो उनसे ईमेल करे। उनके नंबर मिल जाएंगे आपको लिंक्डइन ईमेल, लिंक्डइन पे अगर आप ढूंढेंगे तो, और इनसे ईमेल करें, इनसे प्रोफाइल शेयर करें, बोले मैं आईपी के अंडर या आईपी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो दे विल गिव यू सम असाइनमेंट या फिर कुछ रिटेनरशिप पे वो आपको कुछ असाइनमेंट देंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं होम पेज पे आ जाता हूँ दोबारा। अभी मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, तो नीचे आके मैं देखता हूँ कि देयर इज ए कॉर्पोरेट प्रोसेस, दिस वन। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रोसेस में मैं जाता हूं अंदर, क्लिक किया मैंने। अब मैं ऐसे ही नाम आ रहा था ये, अदरवाइज मैं कोई भी नाम अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, जैसे कि रुचि सोया। रुचि सोया हम सभी को पता है क्योंकि काफी पॉपुलर हुई है वो, रामदेव जी ने ली थी वो, उनकी कंपनी ने, पतंजलि ने। और उसके बाद जो शेयरों का क्या हाल हुआ है वो सभी को पता है, कैसे वो अप गई है बिल्कुल। क्योंकि ये जो ऐसा केस है जिसमें रेजोल्यूशन आया था, मैं उसके केस को उठा रहा हूँ। मैंने इसको सबमिट किया। सबमिट करके मुझे दिख रहा है कि रुचि सोया में मिस्टर शैलेंद्र अजमेरा जी जो है वो आईआरपी थे और वही आरपी रहे हैं। ये आरपी है। आईआरपी होते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी होते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। समटाइम्स ये सेम रहेंगे, इन सम केसेस, इन वेरी मिनिमम केसेस ये डिफरेंट होते हैं। 100 में से 2 केसेस, 3 केसेस में डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज जो आईआरपी होते हैं वो आरपी अपॉइंट होते हैं। इसमें मैं एक पहचान बता रहा हूं, जो आईपीए 001 है, जो ये आईपीए 001 है, 001 का मतलब है ये आईसीएआई के मेंबर है। तो यू कैन इजीली आस्क, सर आपके पास ये कंपनी आई है, आई वुड लाइक टू कनेक्ट फॉर एनी असाइनमेंट, या इसमें कोई रिटेनरशिप आपको अपॉर्चुनिटी है तो मुझे दीजिए। इन सभी में सबसे पहले आता है पब्लिक अनाउंसमेंट। वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये पब्लिक अनाउंसमेंट मैंने खोली है। इसमें कुछ डिटेल्स है। डिटेल्स बताने का मेरे को मोटो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि रुचि सोवा कब, कौन सी कंपनी कब बनी थी, क्या उसका है, किस आरओसी के अंडर है, क्या रजिस्टर उसका सीआईएन नंबर है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कब ये शुरू हुई, कब तक खत्म होगी, कौन इनके आईपी बने हैं, उन्होंने अपनी डिटेल दी है। सुरेंद्र अजमेरा, टेंशन पुलकित गुप्ता, एएनवाई, थर्ड फ्लोर न्यू दिल्ली, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे दी, दिस वन। राइट, मैं इसको बंद कर देता हूं। फिर आते हैं क्लेम्स के ऊपर। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं डाला इन्होंने। एनीवेज, फिर आते हैं इन्विटेशन और रेजोल्यूशन प्लान। ये मैं अभी जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो उसमें सब कुछ आएगा, ये हमें थोड़ा कनेक्ट कर लेना आप। इन्विटेशन टू रेजोल्यूशन प्लान, यहाँ पे ये इस तरह का इन्विटेशन आता है। जब ये आता है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये कंपनी है, इस दिन बनी थी, ये आरओसी का है, ये सीन नंबर है, ये रजिस्टर ऑफिस है, इंश्योरेंसी 15 दिसंबर को शुरू हुई, खत्म 13 जून 2018 तक होगी लगभग लगभग। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वो 12 जनवरी 2018 को बना है और बन चुका है, बेसिकली इशू हो चुका है सीओसी मेंबर को। मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, प्रोस्पेक्टिव इसलिए बोला जाता है इसमें कि जो एप्लीकेंट है, बेसिकली जो इन्वेस्टर है, अगर वो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो उसको प्रोस्पेक्ट करे, यानी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर करे, और हो सकता है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उनको प्रोस्पेक्टिव बोला जाता है। और जो सक्सेसफुल होता है उसको फिर नेक्स्ट टर्म सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोला जाता है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्विटेशन रेजोल्यूशन प्लान 5 फरवरी, पब्लिक अनाउंसमेंट से दिया गया है। ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो 2 अप्रैल को इश्यू होगी। इस तरीके से डेट्स दी जाती है, पूरा शेड्यूल दिया जाता है जिसको जो आरपी है वो फॉलो करता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो मैंने देख रहा हूँ फॉर्म जी होता है ये, फॉर्म जी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो लिंक दिया गया है ruchisoya.com/cirp.htm, इस एड्रेस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रुचि सोया की कुछ लास्ट कुछ सालों की बैलेंस शीट्स, कुछ उसकी क्या प्लांट्स एंड मशीनरी है, क्या चीज अवेलेबल है टू रिवाइव द कॉर्पोरेट डेटा। मैं इसको बंद कर रहा हूं। ऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑर्डर्स में ये ऑर्डर्स पूरी को
एक लिस्ट निकलती है। लिस्ट का मतलब है एनसीएलटी मुंबई बेंच ने जब इसको एडमिट किया, केस एडमिट का मतलब है जब केस सीआरपी में चला जाता है। अदर्स का मतलब है कि किसी भी एग्रीड पार्टी ने या आरपी ने कोई एप्लीकेशन लगाई होगी, उसका कोई ऑर्डर आया है बेसिकली इन रिलेशन टू दिस कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड सीआईआरपी। 2018, 19, 19 एनसीएलटी में 5 ऑर्डर है, 2 एनसीएलटी में है, 1 हाई कोर्ट में। मुंबई बेंच यहाँ पे एनसीएलटी में नोट एप्लीकेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली बेंच है एनसीएलटी का, अभी कुछ बढ़े हैं, और मद्रास हाई कोर्ट में कुछ डिसीजन हुआ होगा। मैं क्विकली एक ऑर्डर खोलता हूं, मैंने ऑर्डर खोला, इसको बड़ा कर लेता हूं। मैंने देखा बहुत क्विकली, इन द मैटर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका एप्लीकेंट था एंड डीबीएस बैंक भी उसके साथ था। उसने रुचि सोया के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई, ऑर्डर डिलीवर हुआ 2017 में। फिर बताता है पिटिशनर की तरफ से कौन एडवोकेट थे या सीए थे, और रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन थे, कंपनी क्या करती थी, कंपनी ने क्या लिया, लोन लिया, ईसीबी फैसिलिटी ली, यहाँ पे सब लिखा होगा। कितने लाख का लोन लिया, यूएसडी ऑफ 1,58,95,000 इन फरवरी 2012, कब कब क्या क्या लिया, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि कंक्लूड होता है ये। फिर इसमें लिखा होगा कि हमने जो कंपनी उसको मौका दिया अपने बारे में बताने का, इसको इसके अगेंस्ट प्ली लगाने का, उसने क्या क्या बोला, सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर। लास्ट में जाके, इस ऑर्डर के लास्ट में जाके, पेज डाउन, जैसे यहाँ पे बहुत सी चीजें और डिस्कस होती है कि क्या वेयर देयर इज एनी डिफेक्ट इन पावर ऑफ अटॉर्नी एज स्टेटेड बाय द डेटर। जैसे डेटर ने बोला कि पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि डेटर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा, जो भी उसको लगेगा कि ये जो नोटिस है वो वर्ड होना चाहिए, ये जो उन्होंने जो हमें जो नोटिस दिया है या जो जिस बेसिस पे दिया है वो वर्ड होने चाहिए, तो एनीथिंग, ताकि वो केस ना एडमिट हो। तो करते करते जब भी मैं इसमें नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पे एक सेक्शन 14 की बात करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी। कई बार हम समझते हैं कि हम किसी कंपनी को कुछ लिख रहे हैं और वहां से एक रिप्लाई आता है कि सेक्शन 14 अप्लाई है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते। आप मतलब एनीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सेक्शन 14, मैं वापस इसमें आ रहा हूं, मैं कोई नया ऑर्डर निकाल रहा हूं, यहां से भी ऑर्डर निकलते हैं ताकि उसमें मुझे इजीली मिल जाएगा। रजिस्टर प्लान एडमिट, देखिए यार, यहाँ पे ये बता रहा है द पिटीशन फाइल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज दस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। It clear shows that respondent FSP is in default of a debt due so and so, so and so, so and so. Therefore, this AA यानी NCLT hereby admit this petition. Petition number जो है इस सेक्शन में है, इस सेक्शन में है, ये रूल्स है, ये उसका सिन नंबर है, इसको हम एडमिट करते हैं। There shall be a moratorium in terms of section 14 of the code in respect of financial service provider. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सेक्शन 14 जरूर पढ़ना ऑफ द आईबीसी कोड। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ही यहाँ पढ़ के बताऊंगा आपको। सेक्शन 14 में होता क्या है? सेक्शन 14 में एक कंपनी जो स्ट्रेस्ड है, जिसको एडमिट कर लिया गया है इन ए सीआईआरपी। सीआईआरपी का मतलब है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि एक आरपी यानी कि प्रोफेशनल जो ऑथराइज है, हु क्लियर द एग्जाम एज ए आईपी, उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो एक प्रोसेस चलाएंगे जिसको सीआईआरपी बोला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इस कंपनी के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, पुराने कोई भी केस है उन पे स्टे लग जाएगा, जितनी भी कंपनी के एसेट्स है वो सभी कंपनी को वापस चली जाएंगी, चाहे वो ईडी के पास है, चाहे वो पीएमएलए एक्ट में फंसी हुई है, एनीवेयर इनकम टैक्स में लियन लगा हुआ है, बैंकर के पास है, एनी एसेट्स, सब कुछ
आरपी के पास चली जाएंगी। जैसे मैंने बताया कोई केस नहीं चलेगा, केस नहीं चलने का मतलब है गवर्नमेंट का लेट्स से कोई इनकम टैक्स की अपील चल रही है, कोई जीएसटी का कोई अपील चल रही है, तो एवरीथिंग विल बी स्टेड, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, वहां पे मोरेटोरियम लग जाता है, ताकि जो प्रोफेशनल अपॉइंट होता है वो प्रोफेशनल अपनी प्रोसेस रन करे, उस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करे। मैं दोबारा इसको, क्योंकि आईबीसी के प्रेम्बल में लिखा है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। आईबीसी का प्रेम्बल कहता है कि हम का जो मेन मोटो होता है वो कंपनी को रिवाइव करना होता है, डिस्पोज ऑफ करना नहीं होता, यानी कि उसको लिक्विडेट करना आईबीसी का मोटो नहीं है, प्रेम्बल में नहीं है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर एक उसमें होता है, ड्यूरिंग द सीआरपी पीरियड द मैनेजमेंट ऑफ द, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है अगर ये कंपनी होती, शेल वेस्ट इन द आरपी, ये एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली, मैं इसको आरपी का भी एक ऑर्डर निकालता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये आरपी का ऑर्डर है। एंड ऑर्डर, अच्छा यहाँ पे एक और मेन चीज, अगर हम कभी किसी क्लाइंट को ये सजेस्ट करें कि आपको भी चले जाना चाहिए इस आईबीसी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो एप्लीकेंट होता है, आईबीसी कोड में लिखा हुआ है, उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि एनसीएलटी एक एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट आरपी को दिलवाएगा, आईआरपी को दिलवाएगा, ताकि वो उस प्रोसेस रन कर सके, इनिशियल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लाख रुपए, द ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 2 lakh rupees towards the initial CRP cost by way of a demand draft drawn in favor of interim resolution professional appointed herein, ऊपर जो अपॉइंट हुए हैं विनीत गंगवाल जी। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ आईपीए 002 का मतलब है ये सीएस है, हमने सेक्रेटरी है। इमीडिएटली अपॉन कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि वो प्रोफेशनल को एक डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे विद इन, इमीडिएटली का मतलब होता है कि देयर इज नो टाइम विद द एप्लीकेंट। हम नीचे आते हैं, मोनिटोरियम लग गया, पब्लिक अनाउंसमेंट करना ड्यूटी होती है प्रोफेशनल की। यस, ड्यूरिंग द सीआरपी पीरियड द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर will vest in the IRP and RP. The suspended directors and employees of the corporate debtor shall provide all documents in their possession and furnish every information in their knowledge to the IRP and RP. देखिए IRP and RP कोई कोई वो कहते हैं ना डंडे वाले कोई फोर्स नहीं है कि कोई रिमांड पे लेंगे वो मैनेजमेंट को या एम्प्लॉइज को, बट दे आर विद द क्लियर पावर दैट दे विल आस्क द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज to share all the information which they have. अब मैं यहाँ पे एक चीज रिपीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी हम यहाँ अटेंड कर रहे हैं मोस्टली वी आर ऑडिटर्स। किसी भी रूल में जैसे यहाँ पे लिखा था सस्पेंड डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ ऑडिटर्स आल्सो, अनलेस एंड अनटिल दे आर आस्क्ड फॉर, सीओसी उसको अप्रूव करे कि ऑडिटर को देना है, ऑडिटर को फिर भी लगता है कि मुझे नहीं डाटा नहीं देना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये आरपी की ड्यूटी होती है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एनसीएलटी जाएगा, एक स्पेशल ऑर्डर क्रिएट करवाएगा वहां से, ताकि ऑडिटर की स्किन बचे। हम कहते हैं ना हमारी स्किन बचनी चाहिए, हमारा शोल्डर बचना चाहिए। हमें लगता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे बिना किसी ऑर्डर के नहीं देनी चाहिए, तो वी कैन आस्क द आरपी की सर सॉरी दिस इज कॉन्फिडेंशियल आई कांट, तो आरपी का एप्लीकेशन लगाएगा जिसमें ऑडिटर के अगेंस्ट लगाएगा वो, डोंट वरी, ऑडिटर जाके कहेगा जी दिस इज कॉन्फिडेंशियल एज पर माय कोड, एज पर द मैनी ऑफ द थिंग्स हैपेंड, कि कल को मेरे पास कंपनी मेरे पीछे भागेगी या कल को इंस्टीट्यूट मेरे पीछे भागेगा, आपने कंपनी रिकॉर्ड कैसे दे दिया, तो वो एक ऑर्डर है। कुछ ऑडिटर्स, मैनी ऑडिटर्स यूज्ड टू शेयर द डाटा, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इनिशियली जो ये एडमिट हुआ है केस, अब आरपी जो है वो मैनेजमेंट बन चुका है, तो अगर कोई डायरेक्टर जो है या डायरेक्टर है शेयर होल्डर, अगर वो डाटा मांगता है ऑडिटर से तो इट इज अलाउड, तो डायरेक्टर मालिक है, शेयर होल्डर प्रमोटर है, वो बाय मनी मालिक है, डायरेक्टर्स बाय पावर मालिक है, अगर वो ऑडिटर से कोई डाटा मांगता है तो इट इज अलाउड इन द कोड आल्सो, इन द कंपनीज एक्ट आल्सो, तो क्योंकि वो आरपी अपॉइंटेड है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो अगर वो मांगता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हमने कोई भी आज तक पिछले 5 साल 5.5 साल में हमने कोई भी नेगेटिव ऑर्डर नहीं देखा इस चीज के ऊपर कि अगर किसी ऑडिटर ने डाटा दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव ऑर्डर, ये करके सब कुछ आता है और
ये मैंने इसको बंद कर दिया। तो अगर इस वेबसाइट को आप थोड़ा सा देखेंगे ऊपर नीचे करके, तो आपको सब कुछ समझ आएगा कहाँ कैसे क्या क्या कुछ हो रहा है। ये कुछ इवेंट्स हैं व्हाट्स न्यू, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे क्या क्या चीज मुझे चाहिए, अपनी ईमेल आईडी डालो, सब्सक्राइब करो। आपको डेली बेसिस पे एक ऐसी ईमेल आएगी, मैं ईमेल भी दिखा देता हूँ आपको। IBBI, here it is। ये आपको ईमेल आएगी कि क्या क्या न्यू चल रहा है यहाँ पे। लिक्विडेशन प्रोसेस इस कंपनी में शुरू हुई है, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस इस कंपनी में शुरू हुई है। आप देख रहे हो, दे डिटेल्ड ईमेल। अब एक प्रोफेशनल जो है, एक प्रोफेशनल बीइंग जैसे वो काम ढूंढता है बेसिकली, तो वो देखता है कि ये कंपनी कर्नाटका की है, ये यूपी की है, ये कर्नाटका की है, ये महाराष्ट्र की है, ये महाराष्ट्र की है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली के पास हूँ, या मुझे हरियाणा की को मिल जाए, दिल्ली, ये दिल्ली की है। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये दिल्ली की कंपनी है। क्या हो रहा है, इसका वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पे काम में फिट हो सकता हूँ। ये TN तेलंगाना, TKL केरला, PTC दिल्ली, शिव काला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से ये डेली एक ईमेल आती है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो उस चीज को, उस ऑप्शन को, आपके पास मेल्स आनी शुरू हो जाएगी। विद दिस वर्ड, विद दिस इंट्रोडक्शन, अब मैं अपनी PPT चालू कर रहा हूँ। सरस जी या भरत जी अवेलेबल हो तो क्या मेरी PPT विजिबल है स्क्रीन? प्लीज पार्डन राहुल जी। मेरी PPT विजिबल है स्क्रीन हाँ, पे? विजिबल विजिबल विजिबल। Okay, now my topic starts after the introduction. Professional opportunities for conducting CIRP liquidation process. स्ट्रेस में आया कंपनी, एक कंपनी 2018 में शुरू की, शेयर होल्डर उसके अंदर बने, उन्होंने प्रोसेस शुरू की, बाहर से कुछ गवर्नमेंट आता है, कोई बायर जो उसका डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज रन करती है, लोकल डिपार्टमेंट्स रन करते हैं। कल को वो जैसे अभी पीछे हुआ कि वो स्ट्रेस में चली गई है ड्यूरिंग कोरोना, या लेट्स से फार्मर एजिटेशन, लेट्स से एनी अदर थिंग। पीछे जो बहुत सी कंपनी, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो ज्यादा क्यों वो स्ट्रेस हुई, क्योंकि मलेशिया से उसका रॉ मटेरियल आता था, वो बैन कर दिया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय अ पॉलिसी विद द मलेशिया गवर्नमेंट 2016 में। उसके बाद स्ट्रेस शुरू हो गया, छोटी छोटी जो कंपनियां बनी हुई थी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, उसमें। तो स्ट्रेस का शुरू, ऐसे राइस मिल में एक पीछे एक ऑर्डर आया था कि उसके ऊपर कुछ ड्यूटी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो भी छोटी छोटी जो कंपनी थे वो सारी स्ट्रेस में चली गई। तो इस तरीके से कंपनी स्ट्रेस में जाती है, स्ट्रेस में जाती है तो कोई ना कोई, स्ट्रेस में जाने के बाद होता क्या है, दो ही काम होते हैं। वो बैंक का लोन नहीं दे पाता नंबर 1, या फिर वो अपने क्राइटेरिया का लोन नहीं दे, अपने क्राइटेरिया के पैसे नहीं दे पाता, या दोनों काम उसके साथ हो रहे हैं। बैंकर का पैसा नहीं दे पाता, वो NPO होगा, NPO होगा तो बैंकर के पास पावर है कि वो बाकी और बहुत से एक्ट है, सर्फेस आई एक्ट है, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, या कोई केस कर सकता है, आप उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो सर्फेस आई में जाएगा। तो एक उसमें एक अलग से एक विकल्प है कि वो इंसोलेंसी बैंक्रप्सी में NCLT में जाएगा, एंड दे विल अपील फॉर द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब है बैंकर को लगता है कि उसके पास एसेट्स है, पर जो मैनेजमेंट है वो चला नहीं पा रही। दिस इज ऑल अबाउट IBC। हर एक क्राइटेरिया को लगता है कि एसेट्स है, अवेलेबल है इसके पास, कंपनी के पास, पर जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रही। दिस इज देयर कैलकुलेशन। तो वो NCLT जाते हैं, फीस पे करते हैं, और फिर जब वो केस एडमिट हो जाता है तो यहाँ पे 4 तरह के काम आते हैं। नंबर 1 वर्क इज बैक ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। इंश्योरेंस प्रोफेशनल जो होता है, इट इज ए फुल टाइम जॉब, वो बहुत बिजी प्रोफेशनल हो जाता है जब एक CIRP आती है, क्योंकि उसको पास डायरेक्टर से भी डील करना है, एम्प्लॉय से डील करना है, प्लांट चलाना है, बैंकर से डील करना है, NCLT डील करना है, आगे इन्वेस्टर देखने हैं, NCLT में एप्लीकेशन लगानी है, ये लेटर वो लेटर, इनकम टैक्स में जवाब देना है, क्लेम्स जो आए उसको एडमिट करना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब IP जो होता है वो पूरा घिरा होता है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है, आप जो मैंने दिखाया वहां पे, बीइंग ए CA, आई कैन अप्रोच माय सीनियर हु इज IP 0IPA001 मींस वो ICA का मेंबर है। आप उसको ईमेल करो विद ए प्रोफाइल कि यू आर इंटरेस्टेड इन IBC असाइनमेंट्स, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, क्योंकि बीइंग इन ए प्रैक्टिस हम ज्यादा एक्सप्लोर ही करते हैं। तो आप उनसे मिलने की कोशिश करो, अगर वो मिल जाते हैं तो आप बताओ कि आप क्या क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं चीजों।
नंबर 2 अपॉर्चुनिटी है बैक ऑफिस ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब एक सीआरपी शुरू होती है तो उसको पोजेशन लेना होता है। विद इन 30 डेज में अभी टाइमलाइन दिखाऊंगा, कितने काम करने होते हैं कि एक आईआरपी को कम से कम 3 से 4 प्रोफेशनल का बैच चाहिए होता है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल नहीं कर पाता। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंप्लायंस विद मैनी ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे थोड़े डिपार्टमेंट कवर किए टाइम को देखते हुए। आईबीबीआई डिपार्टमेंट है, रेगुलेटर है उनका। आईपीए यानी कि जिस इंस्टीट्यूट के अंडर है वो, यानी आईसीआई या आईसीएसआई। एमसीए हमारा जो एमसीएम सभी को पता है। जीएसटी डिपार्टमेंट। एमसीए मैंने आरओसी कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी आ जाएगा। अगर वो इंश्योरेंस रेगुलेटर है तो आईआरडीए आ जाएगा। अगर उसने कोई आरबीआई से कोई परमिशन ले रखी है तो आरबीआई साथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 1, आई एम स्टार्टिंग एक्टिंग एज बैक ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। हियर इट इज। हर एक प्रोफेशनल को काम लेने से पहले बैंकर को अप्रोच करना होता है। बैंकर एक ईओआई निकालता है, जिस ईओआई को आईपी इंश्योरेंस प्रोफेशनल को भरना होता है। इसमें क्या क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है। डिटेल ऑफ आईपी, डोमेन नॉलेज, सेम इंडस्ट्री है, सिमिलर है। ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ना यहाँ पे जो चीजें, एक बैंकर की ईमेल आती है कि मेरा एक, जिसको मैंने लोन दिया हुआ है, बोरोवर है मेरे से, यहाँ से वो लेट्स से जॉब वर्कर। अब जो बैंकर है वो चाहेगा कि जो ऑफिसर अपॉइंट हो एज ए आईआरपी आरपी, वो ऐसा अपॉइंट हो जिसके पास या तो स्टाफ हो ऐसा जिसको जॉब वर्क का एक्सपीरियंस हो, या उसके पास पहले से ऐसे क्लाइंट हो जिसको जॉब वर्क का एक्सपीरियंस हो। तो दे वांट टू आस्क द प्रोफेशनल कि आप क्या नॉलेज रखते हो। डिटेल ऑफ आईपी, डोमेन नॉलेज, सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री, नो एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस, ऑनगोइंग असाइनमेंट, असाइनमेंट इन हैंड, असाइनमेंट कंप्लीटेड। ये जो प्रोफाइल बनती है आईपी की, लुक्रेटिव होती है, डायनेमिक होती है, क्योंकि हर बार सेक्टर बदलता है, हर बार उसके रिप्लाईज बदलते हैं। टेक्निकल बिट जाती है कि आपने कितनी सीआरपी की है, कितने लिक्विडेशन किया है। फाइनेंशियल बिट जाती है कि आपने कितनी प्रोसेस आपने, अगर आप प्रोसेस में अगर आओगे तो आपको कितनी फीस आप लोगे, कितनी वेलवर की फीस होगी, किसी कंसल्टेंसी फीस होगी, फीस ऑफ सीए, एडवोकेट, आईटी स्पेशलिस्ट। तो ये सारा डिटेल्ड प्रपोजल मांगते हैं वो आईपी से बैंकर, अगर बैंकर है तो। ठीक है, जो मैं ये फीस बता रहा हूं आपको, एक आईआरपी कैसे फीस बताएगा आपको विदाउट सीइंग द वर्क। उसको ये जो ईओआई आता है, ये 3 दिन 4 दिन का समय मिलता है। तो आईआरपी अपने बैकएंड पे एक प्रोफेशनल जरूर रखता है। जैसे कंपनी का नाम आता है, कंपनी के फाइनेंशियल डाउनलोड होते हैं, पब्लिक डोमेन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो डाउनलोड होते हैं, एनालिसिस होता है कितनी बड़ी कंपनी है, क्या क्या चीज है इसके अंदर। उसी बेसिस पे जितने भी प्रोफेशनल नीचे लिखे हुए हैं, वेलवर, कंसल्टेंसी फर्म, लॉयर, आईटी स्पेशलिस्ट, स्टाफ मेंबर, केएमपी की रेम्युनरेशन, स्टाफ मेंबर, इंश्योरेंस चार्जेस इफ एनी, ये सारी चीज की कोटेशन ली जाती है विद इन 4 डेज। सभी को कंपाइल किया जाता है। अगर वो आईआरपी एज आईआरपी अगर अपॉइंट होता है तो वो पूरी अपनी प्रोफाइल देता है। नाउ एक्टिंग एज ए ऑफिस ऑफ आईआरपी। अब यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरा केस सीआईआरपी में एडमिट हो गया कंपनी का। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल के पास काम है, जिससे मैं काम लेने की बात कर रहा हूँ, उसके पास उसने क्या क्या करना है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि आप कहाँ का फिट हो सकते हो। उसको एक फॉर्म ए ड्राफ्ट करना है, कोटेशन सीक करना है, कंपैरिजन शोन टू आईआरपी पब्लिश्ड। ये प्रोसेस होती है। कब करनी है उसको? 3 दिन के अंदर अंदर, यानी 3rd डे पब्लिक न्यूज़पेपर में वो उसके जो सीआरपी आई है वो पब्लिश हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हो 3 दिन, तीसरे दिन हो जानी चाहिए, तो दूसरे दिन उसकी कोटेशन भी फाइनल हो जानी चाहिए, फॉर्म में भी फाइनल हो जाना चाहिए, और वो न्यूज़पेपर एजेंसी के पास चला जाना चाहिए। सीधा प्रोसेस। उस कंपनी में अगर नंबर ऑफ क्राइटेरियर्स की लिस्ट में एक मिडिल ले लेता हूं, अगर 20 क्राइटेरियर्स है तो 20 क्राइटेरियर्स हमने क्लेम भेजेंगे। क्लेम डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं इट इज इन बिटवीन 60 to 100 पेजेस। आईआरपी उस सारे क्लेम को पढ़ता है, समझता है, वो मैच कहां से करेगा। अब इसके पीछे की कहानी ये है, जब एक कंपनी सीआरपी में जाती है तो कंपनी से वो रिक्वेस्ट करता है बाय द लेटर कि जिस दिन की सीआरपी डेट बनी है उस दिन की बैलेंस शीट प्रोड्यूस की जाए। कब तक? विद इन 14 डेज, यानी 14 दिन से पहले, क्योंकि 14 दिन तक जितने भी क्लेम उनके पास आए हैं आईआरपी के पास,
उसको ये बताना होता है कि हम आपके क्लेम को एडमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे। वो कैसे बताएगा? वो बैलेंस शीट से कंपेयर करके बताएगा। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वो उसकी बैलेंस शीट बनाता है सीडी को कॉन्वर्जेंस में लेके, जितनी सीआरपी हुई है, जितने क्लेम्स आते हैं सभी। लेट्स से मैंने 20 क्लेम बताए, तो 20 क्लेम का मतलब है इंटू 100, 2000 पेजों को पढ़ना, समझना, उसके प्रूफ देखना, कंपेयर करना उसको बैलेंस शीट से, ये सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम की रिक्वायरमेंट आ जाती है। दे आर लॉट्स ऑफ फर्म जो आज कहते हैं दे आर क्लेमिंग कि वो क्लेम प्रोसेस में हेल्प करती है। Issuance of letter to suspended directors, auditor, banker, key managerial personnel and follow-ups। जो एंड फॉलोअप्स लिखा है ये बड़ा क्रिटिकल है। अगर कोई भी पर्सन, जो मैंने ऊपर नाम लिए है, अगर कोई रिप्लाई नहीं देता, रिप्लाई ना देने पर अगर वो मैटर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये पूछती है कि आपने जो लेटर इश्यू किया था उसका फॉलोअप अच्छे से किया। डिड यू सी कि वो लेटर वहां पहुंचा तो क्या आपने 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर दिए, विद इन ड्यू डेट्स दिए? अगर विद इन ड्यू डेट्स दिए तो क्या उसने रिप्लाई दिया तो उसने आधा दिया या पूरा दिया? ये सारी बातें होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट 100% हो जाती है। नंबर 4 टास्क इज विजिट द रजिस्टर्ड ऑफिस, corporate office, factory premises, plan to take custody of the assets of the city. Here it is mentioned as custody of the assets. आपको अपने ही सिक्योरिटी गार्ड लगाने होते हैं। लेट्स से कोई वहां पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे 4 सिक्योरिटी गार्ड कंपनी वालों को लगे हुए हैं, या तो उनकी एजेंसी को आपको हायर करना होता है, या आप दूसरे एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड को वहां लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई टेक्नीशियन है, आपको लगता है कि ये थोड़ा लुक्रेटिव है, डायरेक्टर के साइड में ज्यादा बोल रहा है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने टेक्निकल पर्सन को भी लगा सकते हो। यानी आप मतलब आरपी, तो वो टेक्निकल पर्सन को ढूंढना भी है, प्रपोजल लेना है, उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करनी है, वहां पे लगाना है। सी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा एक आदमी को करना है, एक प्रोफेशनल को। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि जो प्रोफेशनल 10 साल तक आईपी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया 10 साल की प्रैक्टिस है, वो ऐसे प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसको ये सारे काम करने हैं। और सारे काम करने हैं तो उसको बेसिकली टीम चाहिए, तो वहां पे एक प्रोफेशनल जाकर उनके साथ अटैच हो सकता है एज ए प्रोफेशनल इन द प्रोसेस। Issuance of letter to issuance of letter to the employees, ये मैं जो मार्क कर रहा हूं बेसिकली, to the employees, to the supplier of the essential services, meeting with the supervisor, meeting with the bankers, उसके इन्वेस्टर से मीटिंग करना, ये सब दिन रात चलता है जब एक सीआरपी शुरू हो जाती है। Depending on the requirement, subject to the ratification of the professional fees from COC member। क्योंकि उस आईआरपी ने बहुत से प्रोफेशनल को रख लिया होता है, क्या सोच के रखा होता है? काम को देखते हुए उसको लगता है कि कंपनी बड़ी है, मुझे एक फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, वो रख लेता है। मुझे कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, वो रख लेता है। मुझे एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट चाहिए, वो रख लेता है। मैनेजर चाहिए, रख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, वो रख लेता है। एनीवन जो आईआरपी को लगता है कि दे आर रिक्वायर्ड इन द सीआरपी प्रोसेस, वो उसको रख लेता है, क्योंकि उसके पास इनिशियली 2 लाख रुपए आ जाते हैं 1 महीने की प्रोसेस चलाने के लिए। और ये जितना खर्चा वो करता है उसका उसके पास एक स्पीकिंग रीजन होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेट्स से उसने बोला कि मुझे सी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद एनालिसिस होगा कि कंपनी इतनी बड़ी है, 4 जगह प्लांट है, उसको 7 दिन वहां जाना है, 7 दिन वहां जाना है, इस तरीके से वो पूरी रूपरेखा बना के, पूरा चार्ट बना के प्रपोजल लेता है, आप सीओ को अपॉइंट करता है। इसी तरीके से एक सीओसी अपॉइंट होती है। बेसिकली सीओसी का मतलब जैसे शेयर होल्डर मीटिंग्स होती है, ऐसे ही जो क्रेडिटर्स होते हैं दे टेक ओवर द कंपनी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशनल, एंड वो मीटिंग्स करते हैं लगभग हर महीने, within 30 days, 40 days, sometimes it is within 20 days, sometimes it is every week, depends on the situation। सबसे जो पहली जो मीटिंग होनी होती है उसका नोटिस दिया जाता है T+23 डेज पे। और पहली जो मीटिंग होती है जब मेरा केस चालू हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर होनी होती है। अब मैं इस चीज को पूरे प्रोसेस पूरा रिवर्स जा रहा हूँ।
30वें दिन जो मीटिंग होनी है उसका नोटिस 5 दिन पहले दिया जाता है, यानी T+25। नोटिस सिंपल नोटिस नहीं होता, तकरीबन ऑन एन एवरेज 15 से 20 पेज का डिटेल्ड नोटिस होता है। क्या मैंने कंपनी में पाया, कौन डायरेक्टर है, कौन एम्प्लॉय है, क्या हमने पोजीशन ले लिया, क्या नहीं लिया, कौन कौन से केसेस थे, कहाँ पे एसेट्स है उसके, कहाँ पे नहीं है, क्लेमेंट कौन कौन आया है, जिसके मैंने रिकॉर्ड लिए है उसको सीओसी मेंबर बनाना है, सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ये सारे काम उसको पिछले 25 दिन से पहले पहले करने हैं, और सारे काम करने से बाद उसकी सीओसी कॉन्स्टिट्यूट होती है। सीओसी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद विद इन 5 डेज जो मीटिंग होती है उसके अंदर डिटेल्ड मीटिंग चलती है। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि एक प्रोफेशनल है, उसको सीओसी मीटिंग करनी है, तो एक दिखता है कि एक इवेंट प्लानर टाइप हो जाता है कि एक प्रोफेशनल को जैसे अगर एजीएम कंडक्ट करनी है इन रियल सेंस, तो उसको जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स है सभी को इकट्ठा करना होगा, नोटिस भिजवाना है, उसे टाइम लेना है, कौन सा वेन्यू रखे, ऐसा वेन्यू जो सभी के लिए सुटेबल हो, वहां पे सारे अरेंजमेंट, माइक अरेंजमेंट, वीडियोग्राफी अरेंजमेंट, नाश्ता चाय पानी सबके अरेंजमेंट, क्योंकि वो मीटिंग पता नहीं 2 घंटे चलेगी, 4 घंटे चलेगी, 6 घंटे चलेगी, सभी अरेंजमेंट उसमें करनी होती है। इसके बाद जब पहली मीटिंग हो जाती है तो उस पहली मीटिंग में जो आईआरपी ने 1 महीना काम किया है उसका सारा बखान होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है इन मीटिंग मिनट्स हमें विद इन 48 आवर्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो उस मीटिंग में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे में जो डिस्कस हुआ उसको आईआरपी को एक मिनट्स बनानी होती है, जो उसको विद इन 48 आवर्स इशू करनी होती है। 48 आवर्स बाय द क्लोजिंग ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पे उसको एक प्रोफेशनल चाहिए होता है, या तो वो खुद करता है या उसको प्रोफेशनल चाहिए होता है। बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट है। जब वो अपनी बातें बताता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, अपने स्टेप्स बताता है, मैंने ये काम किए, मैंने पोजीशन ले लिया, डायरेक्टर्स को बोल दिया उनकी पावर खत्म, बैंक्स में मैंने सिग्नेटरी चेंज करा दिया, मैं आप सिग्नेटरी हूँ, इसी एसेट्स का मैंने पोजीशन ले लिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बोला कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम कीजिए, हमें एक कंपनी रिवाइव करनी है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मैंने सीए अपॉइंट किया, सीएस अपॉइंट किया, मैनेजर अपॉइंट किया, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा था, मैंने उसको रिप्लाई दिया कि आप अब नोटिस नहीं भेज सकते मोरेटोरियम में। तो ये सारा काम देख के फिर जब सीओसी कंडक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट होती है वो डिसाइड करती है कि ये आईआरपी काम कर रहा है या उसको दूसरे किसी प्रोफेशनल को आरपी बनाना। ये बड़ा क्रिटिकल है, जो पहले महीने में वो काम करेगा उससे ही आईआरपी को आरपी बनाया जाता है, या यहीं से आईआरपी रिप्लेस करके आरपी दूसरा लाया जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल रिस्क नहीं लेता। मोस्टली हर एक प्रोफेशनल के पास 2, 3, 4 की टीम बन चुकी है, वो बना रही है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि आईआरपी आरपी के पास कोई प्रोफेशनल गया, उसने 2 प्रोसेस 4 प्रोसेस कर ली, अब वो हो सकता है अपना इंडिपेंडेंट एज आईआरपी का आईपी काम कर रहा है, उसको फिर कोई प्रोफेशनल चाहिए, जो अलग से चला गया है उसको अलग से 2 प्रोफेशनल चाहिए। तो इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस चलते रहते हैं। अब हो गया अपॉइंटमेंट आरपी की, या तो वही आरपी अपॉइंट होगा या कोई दूसरा आरपी अपॉइंट होगा। जो अकाउंटेंट यहाँ पे अपॉइंट किया था मैंने इन डिस्कशन, अकाउंटेंट, सीए, सीएस, जो मैंने अपॉइंट किए थे, आरपी जब आएगा ऐसा नहीं है कि उसको हटाएगा। सॉरी, जो प्रोफेशनल अपॉइंट होता है वो कंपनी की प्रोसेस रन करने के लिए होता है। आईपी आईआरपी अपॉइंट करता है, आरपी चाहे वही रहे या दूसरा आए, सेकंड कोई दूसरा आता है तो वो हटा सकता है, पर उसको रीजन देना होता है कि ये जो प्रोफेशनल अपॉइंट किया है ये काम नहीं कर रहा है या किसी एनी अदर थिंग। अब आरपी अपॉइंट हो गया, अब आरपी अपॉइंट हो गया है तो उसको क्या करना होता है, देयर इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एमआईएस ऑफ द सीडी, मंथली इनकम स्टेटमेंट, मंथली प्रोग्रेस स्टेटमेंट, monthly status report, monthly report to COC member, monthly report to NCLT and monthly report to IBBI। हर एक रिक्वायरमेंट जो है, जो मैंने जितनी रिपोर्ट बोल दी है उसका हर एक का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग ओनर्स है। आप एनसीएलटी को जब कोई रिपोर्ट देते हो तो आप लीगल एंगल देखते हो, आप आईबीबीआई को रिपोर्ट देते हो तो आप कंप्लायंस एंगल देखते हो, आप जब बैंकर को रिपोर्ट देखते हो तो आप उसका एंगल देखते हो कि उसकी रिकवरी कैसे हो रही है। तो हर एक एंगल अलग है, हर एक का फॉर्मेट अलग है, तो उसी तरीके से आपको उसको सुटेबल फॉर्मेट में डाल के उसको इशू करना होता है। अब टाइमलाइन में जाता हूं मैं T+47। यहाँ पे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 6 वैल्यूअर्स।
I'm repeating, there is a requirement of अपॉइंटमेंट ऑफ 6 वेल्वर्स। 2 वेल्वर अपॉइंट होते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, वो बेसिकली इंजीनियर्स होते हैं। 2 प्रोफेशनल वेल्वर्स अपॉइंट होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, एंड 2 प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं हु आर मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी एसेट्स के लिए। उनसे ईओआई मंगाया जाता है, प्रोफाइल मंगाई जाती है, कंपेयर किया जाता है, उनसे डिस्कशन होती है, सीओसी मीटिंग में उसके प्रपोजल को रखा जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करने के बाद उनको डाटा दिया जाता है, और देयर इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। वेल्वर डाटा मांगता है सीडी का, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो डेली तंग करेगा, करता रहेगा उसको, क्योंकि उसको वैल्यूएशन करनी है। परमिशन मांगता है वो विजिट करने के लिए, एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई, वहां पे विजिट किया, फिर उसकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो देयर इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब ये तो वेल्वर तो अपॉइंट हो गया 47 डेज। अब ये एक सिंगल टास्क नहीं था, क्योंकि आरपी को 30 दिन के बाद जैसे वो आरपी अपॉइंट हुआ है, उसको पहले से याद है कि उसको 54th डे को आईएम इशू करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो एक तरफ काम चल रहा है वेल्वर को अपॉइंट करने का, और एक तरफ काम चल रहा है आईएम ड्राफ्ट करने का, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करने का काम चल रहा है। ठीक है जी, जो कि लीगली वेट भी कराया जाता है फ्रॉम द लीगल टीम, ताकि उसमें कोई गलती ना रहे, गलती होगी तो पेनल्टीज है। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू एफसीज, एफसीज का मतलब है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। फाइनेंशियल क्राइटेरिया मैं थोड़ा बता देता हूं, वो होते हैं जिन्होंने अपना पैसा लैंड किया हुआ है कंपनी के अंदर, चाहे वो बैंकर हो या कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, जिसने लैंड किया हुआ है पैसा कंपनी के अंदर अगेंस्ट इंटरेस्ट अदर देन रिलेटेड पार्टीज। जैसे डायरेक्टर ने लैंड किया है तो वो एफसीज नहीं, दे आर द रिलेटेड पार्टीज, तो एफसी नहीं है। कुछ केसेस में डायरेक्टर के किसी रिलेटिव ने किया हुआ है तो वो है तो रिलेटिव पार्टी, और दे वेंट टू एनसीएलटी, कुछ फेवरेबल डिसीजन लिया देते हैं, तो दे अपॉइंटेड एज ए अनसिक्योर्ड एफसी रिलेटेड पार्टी, पर वो डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट 47 डेज वाला वेल्वर हो गया, 54 वाला आईएम हो गया। अब उसके साथ साथ एक काम और चल रहा है, अनदर टीम, वो ये देख रही है कंसोलिडेटली कि इस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कोई डायरेक्टर ने, शेयरहोल्डर ने, या कोई ऐसा मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है जिसने उसके एसेट्स को कहीं मिसयूज तो नहीं किया है। तो उसको आरपी को एक ओपिनियन फॉर्म करनी होती है, आरपी टू फॉर्म ओपिनियन ऑन प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजैक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑन प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजैक्शंस, आरपी एप्लीकेशन टू आईए। ये सारी बातें उसको रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। इट इज नॉट लाइक कि उसने बोल दिया कि आरपी ने कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि कोई मिसयूज था, नो, उसके पीछे फैक्चुअल्स होते हैं। इस फैक्चुअल्स को क्रिएट करने के लिए या इसको सेकंड करने के लिए एक आरपी एक फोरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करता है, मोस्टली हर एक सीआईआरपी। ठीक है, फोरेंसिक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, इधर से आईआरपी और आरपी जो भी अपॉइंटेड है वो भी अपनी सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, डिस्कशन होता है, सीओसी मीटिंग में जाती है। अगर उस कंपनी में कोई ऐसी लुक्रेटिव चीज मिलती है जिसके ऊपर शक होता है मिसयूज किया गया है प्रेफरेंस, तो इसकी एक एप्लीकेशन लगती है एनसीएलटी, जिसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस एप्लीकेशन। अवॉइडेंस एप्लीकेशन, बेसिकली अवॉइडेंस का मतलब है कि कंपनी को ये ट्रांजैक्शन अवॉइड करनी चाहिए थी, इन्हीं ट्रांजैक्शन के कारण वो इस स्ट्रेस में गया बेसिकली। अब मैं और दूसरे और टाइमलाइंस आ गई है, T+75, 90, 100, 105, 105, 115। हर एक टाइमलाइन में देयर इज ए डॉक्यूमेंट टू बी रिलीज बाय द प्रोफेशनल। अब एक सिंगल आदमी नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रोफेशनल चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म जी, T+75 मिस हो गया, पेनल्टी है, जवाब देना पड़ेगा, एनसीएलटी में अलग, आईबीबीआई में अलग। इवैल्यूएशन ऑफ सबमिटेड ईओआई, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ आरएज, सबमिशन ऑब्जेक्शन टू द प्रोविजनल लिस्ट, इश्यू आरएफआरपी। और जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई 50 डॉक्यूमेंट है, सारा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, सारा अलग अलग बनता है, कंपनी के बेस पे बनता है। फाइनल लिस्ट, जैसे जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ आरएज बाय द आरपी। जो इन्वेस्टर आया कि मैं इस कंपनी को खरीद लूंगा, लेट्स से एक कंपनी है 1000 करोड़ की, एक इन्वेस्टर आता है मैं इसको खरीद लूंगा, तो आरपी क्या करेगा? उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन चलेंगे कि इसके पास इतना कैश फ्लो है या नहीं है। नंबर 1 चीज, क्या ये सेम इंडस्ट्री से है, इसको चला लेगा, ये रिवाइव कर लेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, रिवाइव द कंपनी। तो उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं ईओआई में, आपकी मिनिमम नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, आप एक ईओआई का ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आप कराएंगे, जिसकी वैल्यू अगर मैं 1000 करोड़ की लेके चलता हूं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 1% आप मान के चलिए कि 1% ईएमडी वो
मांग लेते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो वो बोलेंगे आप 10 करोड़ रुपए का एक EMD डिपॉजिट कराएंगे विद आरपी इन ए सेपरेट एस्क्रो अकाउंट। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो 10 करोड़ भी कराएगा, क्योंकि उसको कंपनी खरीदनी है, वो रिवाइव करनी है, उसको चाहिए वो बिजनेस। तो जो आरएज होते हैं वो उसमें खूब एनालिसिस चलता है कि ये गलत है, ये सही है, इसने इतनी नेटवर्थ दिखाई है, नेटवर्थ का क्राइटेरिया, लीगल वेटिंग, सारे क्राइटेरिया चलते चले जाते हैं। फिर मैंने लिख दिया कि हमने लिस्ट दे दी है T+115 में, 105 में, 105 से 30%, 30 डेज काउंट होते हैं, 135 डेज रेजोल्यूशन प्लान आते हैं। अब रेजोल्यूशन प्लान बेसिकली क्या प्लान, रेजोल्यूशन प्लान किसको बोलते हैं? एक प्लान है जिसके अंदर यह बताया जाता है, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, कि कंपनी में ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसके कारण वो स्ट्रेस हुई। बीइंग एप्लीकेंट, मेरे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि मैं उस दिक्कत को खत्म कर सकता हूं। यानी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ऐसे इंप्लॉइज है जो खत्म कर सकते हैं, टेक्निकल पर्सन है, मेरे पास प्लान है एक, कि मैं 1 साल में इस कंपनी में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन करूंगा, या ऐसे ऐसे मशीनरी बढ़ाऊंगा, या मैं गवर्नमेंट से ये टेंडर पास कराऊंगा। मेरे पास प्लान है, मैं उस प्लान को मुझे समझाना है इन द डॉक्यूमेंट। तो यू कैन सेंस कि जो रेजोल्यूशन प्लान है, इन माय एक्सपीरियंस मैंने 400 पेज के रेजोल्यूशन प्लान देखे हैं। तो यहाँ पे 2 काम आ जाते हैं। नंबर 1 वर्क की रेजोल्यूशन प्लान जो आरपी के पास आएगा वो पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है और सीओसी मीटिंग में प्रेजेंट करना है फॉर द अप्रूवल। नंबर 2 वर्क इज, जब ये जो आरए ऊपर अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे जो आरए जो ये लिस्ट निकलती है, यहाँ पे उस आरएज के पास भी प्रोफेशनल चाहिए जो उस 400 पेज के, 300 पेज के या 200 पेज के प्लान को बनाएगा, जो बताएगा कि इस कंपनी में ये दिक्कतें चल रही है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि एक आरए कौन होता है? आरए एक इन्वेस्टर होता है जिसको लगता है कि मैं इस कंपनी के स्ट्रेस को खत्म कर सकता हूँ और वी कैन यूज अ गुडविल ऑफ द कंपनी, जो बिजनेस वर्ड में है। बैंक की तो गुडविल ठीक है, उसने एमपीए कर दिया तो वो गुडविल को काउंट नहीं होती, पर जो बिजनेस वर्ड में है वो हो सकता है एक्सपोर्टर हो। लेट्स से वो कंपनी जो है सिंगापुर सामान भेज रही है, स्वीडन सामान भेज रही है, मलेशिया सामान भेज रही है, नॉर्वे सामान भेज रही है, तो उससे गुडविल काउंट होती है, नंबर ऑफ ईयर्स काउंट होते हैं। फिर एक कंपनी जिसके लोन पेंडिंग है 1000 करोड़ रुपीस और उस कंपनी की लेट्स से नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर चाहता है कि मैं इसको 450 करोड़ में ले लूं। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। वो कोशिश करता है उसको 450 करोड़ में ले ले, पूरी मेहनत करता है वो, ताकि उसको रिवाइव करे। उसको भी अलग से एक रिजर्व बच जाता है 550 करोड़ रुपए। अगर प्लान, क्योंकि एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, आप बीइंग ए प्रोफेशनल आपने काफी पढ़ी होगी, उसमें 2 वैल्यूज आती है, वन इज फेयर वैल्यू, सेकंड वन इज लिक्विडेशन वैल्यू। फेयर वैल्यू अगर किसी की 100 रुपीज आती है तो लिक्विडेशन वैल्यू इन द ब्रैकेट आती है 70 to 80% ऑफ द फेयर वैल्यू। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई 1000 करोड़ की कोई एसेट्स है जिसकी आज वर्थ है 500 करोड़ रुपए, उसकी फेयर वैल्यू हो सकता है 500 करोड़ हो, पर उसकी लिक्विडेशन वैल्यू 400 करोड़ होगी, 70-80% के बीच में, 350 से 400 करोड़। और एक इन्वेस्टर है उसमें 450 करोड़ दे रहा है, तो बैंकर कहता है कि मैं आज उसको लिक्विडेट करूंगा तो मुझे 350 करोड़ मिलेंगे, ये 450 करोड़ दे रहे हैं। यही फैक्टर होता है। अब मैं कंप्लायंस में आता हूँ। कंप्लायंस विद IBBI, IPA, MCA, ये जितने भी कंप्लायंस है मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा विद सरस जी एंड भरत जी। वो अपने अपने मेंबर्स को या अपने अपने ग्रुप में दे सकते हैं फ्रीली। ये जो फॉर्म्स है CRP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, अब आप देख रहे हो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, एक न्यूज़पेपर में जाती है इंफॉर्मेशन, एक IBBI को जाती है। ये CRP 1 जो फॉर्म है कम से कम 2 घंटे लगते हैं इसको भरने में, एक प्रोफेशनल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 2 फॉर्म है रिप्लेसमेंट ऑफ IRP फॉर्म जाएगा। ऐसे ही 6 कब जाता है, ट्रांजैक्शन मिल गई, कोई प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट, फ्रॉडुलेंट, कोई इंटरिम फाइनेंस रेज किया है, IRP फॉर ग्रांटर हुआ, हर केस में CRP 6 जाएगा अलग अलग। जब भी कोई इवेंट होता है हर टाइम वो जाएगा फॉर्म। जैसे हम कहते हैं ना, हमने किसी कंपनी के अकाउंट्स फाइनल किए, 1 साल के बाद ऑडिट किए, तो हमारे AOC 4 और MVQ 7 जाता है, दैट 2 फॉर्म्स। MSME के 2 बार फॉर्म्स आते हैं एग्जाम्पल के लिए, GR3 के वैसे जाता है। इसी तरीके से ये इवेंट बेस है। जब भी कोई नया हुआ कुछ CRP में और उस पर कुछ फॉर्म जाना है तो वो इंटीमेट होगा IBBI में बाय द फॉर्म CRP 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैटेगरीज दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर उसको GST कंप्लायंस करने होते हैं, डेफिनेटली जो एक्सपर्ट्स होते हैं GST के वो उसको ही पकड़ेगा, या तो उसको एज ए रिटेनरशिप रखेगा या उसको एम्प्लॉय रखेगा।
फिर उसको इनकम टैक्स से कंप्लायंस करने होते हैं, आरओसी कंप्लायंस करने होते हैं, और जितनी भी स्ट्रेस में कंपनी होती है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि उसकी फाइलिंग्स नहीं होती है पिछले कुछ सालों की। लेट्स से कोई कंपनी 2020 में सीआरपी में आई है या 19 में सीआरपी में आई है, तो हमने देखा है कि उसकी फाइलिंग 2012, 13, 14 के बाद हुई नहीं है। तो एक प्रोफेशनल को वो अपॉइंट करता है, जरूर अपॉइंट करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है जो इन पिछले रिकॉर्ड्स को निकाले कैसे भी करके, बाय द ऑडिटर, बाय द कंपनी, बाय एनीवन, और उसको फाइल करे आरओसी में, ताकि जो इन्वेस्टर है वो देखे इस कंपनी में क्या बचा है। तो पब्लिक रिकॉर्ड में जाती है ये चीजें, और ये फाइलिंग मैंडेटरी है। सर्कुलर्स आए हैं इसके एमसीए में, सर्कुलर आते आते 3 साल लग गए। 2016 में तो नहीं आया था, 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 2019 के लास्ट में सर्कुलर आया था, जब एक एमसीए के अगेंस्ट एक केस गया, तो फिर सर्कुलर आया कि आपका आरओसी फाइलिंग इज मैंडेटरी, आपको सीबीए कंप्लायंस करना मैंडेटरी है, एनएससी बीएससी कंप्लायंस करना आपको मैंडेटरी है, जीएसटी कंप्लायंस करना आपको मैंडेटरी है। जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में कुछ लोग कहते हैं कि इसका उसका पासवर्ड कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो इसमें एक बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको जीएसटी का एक नया नंबर लेना होता है, स्टेटिंग की एक कंपनी सीआरपी में चली गई है, आपको नया नंबर डिपार्टमेंट देता है, सारे कंप्लायंस उस नए नंबर में करने हैं। पुराने नंबर का कुछ अगर कोई क्रेडिट है तो वो ट्रांसफर हो जाता है, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। लायबिलिटी का फॉर्म जीएसटी डिपार्टमेंट आरपी के पास भरता है कि मेरी लायबिलिटी आपने इतना पे करना है, और जिस लेवल पे मैं आता हूं उसको पे होता है। जीएसटी कंप्लायंस मैंने बता दिया आपको, एंड दिस इज व्हाट अबाउट द ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटीज इन माय पीपीटी। अब मैं लास्ट एक चीज मैं बोला चाहूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट गौरव भाई कि मुझे 5-10 मिनट ग्रांट कर दे वो, कि मैं क्वेश्चन आंसर ले लूं और किसी का क्वेश्चन हो। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास उनके क्लाइंट आते हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जिसने कहीं घर लिया और वो घर की जो कंपनी थी वो आईबीबीआई में चली गई, यानी इंश्योरेंस में चली गई। तो वो कहते हैं कि वो उसका क्या स्टेटस है जी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आईबीबीआई की वेबसाइट पे जाना है, आपको कॉर्पोरेट प्रेसेस में जाना है, आपको यहाँ पे एक कंपनी है यूज कोलोनाइजर, आपने कंपनी सेलेक्ट की। एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल एक सीनियर है, उनकी कोई यहाँ पे होम, वो एज ए होम बायर है इसके अंदर। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है, आपने देखना है क्या प्रोसेस है। पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है जी, इसमें ये आप पब्लिक अनाउंसमेंट देखिए, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्लेम्स है, यहाँ पे क्लेम दिए हुए, यहाँ पे क्लेम्स दिए मैंने देखे थे। मैं वर्जन 6 में जा रहा हूँ, ये देखिए, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। कितना क्लेम है जी ये, 528 करोड़ 29 लाख का एक क्लेम है, जो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्राइटेरिया डाला हुआ है, यानी इसके अंदर बैंकर नहीं है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कोई ना कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है। सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्राइटेरिया अदर देन फाइनेंशियल क्राइटेरिया 62 करोड़ 33 लाख 28,000। इस तरीके से मैं सारे क्लेम एक एक करता हूँ। इसमें जो है एम्प्लॉइज है, जिसका क्लेम है 45 लाख रुपए। गवर्नमेंट ड्यूज भी है, जिनका क्लेम है 3, 2, 5, 130 करोड़ रुपए, 130 CR। ऑपरेशन क्राइटेरिया उसका क्लेम है 10 करोड़ 27 लाख रुपए। इस तरीके से देयर क्लेम्स कितने हैं टोटल क्लेम, ये 791 CR के क्लेम्स हैं। इस तरीके से बोला जाता है किसी कंपनी को कि ये जो कंपनी है इसके अंदर कितने क्लेम है। इसके अंदर मैं मेरे से कोई बात करेगा, मैं बोलूंगा दरअसल कंपनी के अंदर 792 CR के क्लेम्स है, और यू कैन एनालाइज द थिंग। तो दिस इज हाउ चीजों को देखा जाता है किसी कंपनी में। विद दिस just a moment. With this presentation, I am thank you to all. Thank you to the governing body who allows me. Here is my number. Here is my email ID. I will share the PPT with Saras bhai, and Saras ji will share the PPT with Bharat ji also. और सभी को शेयर हो जाएगी ये। और इसके अंदर जो जो काम लिखे हैं, कैसे प्रोफेशनल अप्रोच करना है, यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, आई विल लेट यू नो कैसे किसी चीज को देखना है। एंड नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन अगर किसी मेंबर का है, किसी का भी, तो वो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर।
नहीं, एक एप्रिसिएशन मैसेज है, नाइस प्रेजेंटेशन, सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मेनी थैंक्स राहुल जी। थैंक यू जी, थैंक यू। संडे इवनिंग में से 65 मेंबर्स ज्वाइंड है, ये भी एक हाँ, ही प्रमोद है। कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक। I Sir, think good evening. Yes. I want to ask one question. Good evening, sir. हाँ, It's a good evening, very sir. nice presentation. थैंक यू सर। एक सवाल मेरा ये है कि for example, if any company is under the CIRP and I have one claim, but as you shown the last slide on the IBBI site, वहाँ पे वो पूरा consolidated claim दिखाता है from the राइट OC, राइट। and I want to understand whether my claim is taken or not. तो वो किस तरह से देखा जाएगा? Sometimes connected question है, sometimes that CD don't have the website. तो ऐसे टाइम में only IBBI site is the source, or can we ask to the RP, and if RP doesn't reply, then what are the consequences? सर सबसे लास्ट में आपने जो बात बोल दी है वो ही अपने आप में कॉन्सिक्वेंसेस है। जब क्लेमेंट जो होता है, जब तक उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता, वो उस कंपनी का स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि वो क्राइटर है, उसको लगता है कि वो क्राइटर है जब तक उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। और आईबीबीआई में जो आईबीसी में केसेस आते हैं, एक इतनी अच्छी प्रोसेस है इसके अंदर कि आपने क्लेम किया, आरपी 2 या 3 चीज बोलेगा। नंबर 1, जी आपका क्लेम सही है, हमारी बुक्स में मैच हो रहा है, आपका एडमिट हो गया, ठीक है जी। नंबर 2, आपके क्लेम में सर दिख तो रहा है बैलेंस शीट में, पर आपके क्लेम में कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे देंगे तो आपका क्लेम मैं इजीली एडमिट कर लूंगा, राइट। नंबर 3, वो बोलता है जी आपका क्लेम बुक्स में नहीं दिख रहा है कॉर्पोरेट चार्टर की, जो प्रूफ आपने दिए हैं वो भी सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, मुझे कोई लिंकेज नहीं लग रहा है इसके अंदर, कंपनी से आपने कोई लेट्स से कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है, या कंपनी क्राइटेरिया की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको क्लियर कट एक चिट्ठी आएगी ईमेल पे, और ईमेल पे आते हैं मोस्टली कम्युनिकेशन ईमेल्स पे होते हैं, तो आपको एक ईमेल आएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए है उसका देयर इज नो लिंक विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, एंड बाय योर डॉक्यूमेंट कोई क्लेम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है उसमें क्या से क्लेम आपका है उसमें। तो जब तक रिफ्यूजल नहीं होता, यू आर ए पार्टी, यू आर ए स्टेक होल्डर इन द सीआरपी। तो उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप उस प्रोफेशनल की ईमेल आईडी लीजिए, उस पर आप रिमाइंडर डालिए कि सर मैंने ये क्लेम इस डेट को सबमिट किया था, एंड आई डिड नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन, एंड डू लेट मी नो द स्टेटस ऑफ द क्लेम, राइट। जैसे जैसे सीआर पे आगे बढ़ते तो आपको क्लियर होने लग जाता है कि इसमें कौन बैंकर आ गया है, क्योंकि क्लेम आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको पता लग जाता है कौन कौन बैंकर है। You can even with the software owner you can approach the banker also। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता है, और मैं रिप्लाई बोल रहा हूँ विद इन 2 days नहीं आता है, यानी विद इन 48 आवर्स, तो यू कैन राइट ए ईमेल टू द आईबीबीआई। आईबीबीआई की एक वेबसाइट है, मैं दोबारा से एक बार शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आईबीबीआई की वेबसाइट पे यहाँ पे आता है लीगल फ्रेमवर्क, सॉरी अबाउट अस, यहाँ पे दिया होता है दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नहीं गलत चला गया, यहाँ पे अबाउट अस में डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके नीचे आईबीबी एडवाइजरी कमेटी एंड टेक्निकल कमेटी एंड ऑफिसर्स ऑफ आईबीबीआई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके, मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने कंट्रोल F किया, क्लेम CIRP आ जाएगा, CIRP संदीप गर्ग जी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और दे आर टेकिंग केयर ऑफ डाटा मैनेजमेंट एंड CIRP। और एक और हमारे ऑफिसर है, वो कौन है, श्री शंकराचार्य जी है, वो CIRP करते हैं। आप इनकी ईमेल आईडी उठाइए या इनको बाद फोन करिए, ये ऐसे हो रहा है, आप अपना पूरा मैटर लिख सकते हो बड़ी कंसाइज वे में। आपने डेट ऑफ क्लेम सबमिट किया था, आरपी ने कोई इंटीमेशन किया तो ये था, विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, आपने दोबारा रिमाइंडर दिया और उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है,
The IBI will send an email to the RP or IRP to please clear the matter. और IBI जो है 48 आवर्स ही देता है to clear the matter. और IBI का मैटर क्लियर नहीं होने पर the whole proceedings will go into a negative way. तो जो RP होता है वो रिप्लाई देगा ही देगा आपको. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आपको रिप्लाई ना आए. जब तक आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है किसी स्ट्रॉन्ग रीजन से, तो आप उसके क्लेमेंट हो. और फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ भी मैटर नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन सिंपली राइट सिंपली सबमिट एप्लीकेशन विद द NCLT, जिसमें आप एज ए IBBA में जाया जाता है एज ए अग्रीव्ड पर्सन, कि आप अग्रीव्ड हो बाय द एक्शन ऑफ एनी ऑफिसर. और NCLT जाया जाता है एज ए एप्लीकेंट कि मेरा क्लेम एडमिट होना चाहिए था, RP और IRP इज नॉट एक्टिंग फॉर व्हाट दे आर मेकिंग. तो ये मेरा सबमिशन है सर. प्रमोद जी. Sir, very well, perfect. Thank you, sir. A connected question था छोटा सा, if you allow one more question. Can you just throw some light on the resolution applicant? Sometimes it happen कि as a RA we want to bid for some company, but before that when we are approaching them, they ask to submit some detail or sometimes EMD also. But my question is, without understanding the facts of the company, that what assets, liabilities company is having, if I am going to take the company, so paying the EMD is also sometimes a little bit difficult. So can you just guide something on this process of the IA and RA? With the permission of the host, मैं 2 मिनट लूंगा खाली, only 2 minutes, क्योंकि बहुत जरूरी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रमोद जी. राहुल जी एक्चुअली गौरव आर्य जी का भी टाइम है, थोड़ा सा आप थोड़ा जो कंसाइज में हाँ मैं 2 मिनट लूंगा. जी प्रमोद जी, ये दिक्कतें पहले बहुत आ रही थी, तो अभी क्या हो गया है कि RPs क्या करने लग गए हैं कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करने लग गए हैं गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सीडी, कि सीडी में कौन सी एसेट्स है, वो वैल्यू नहीं लिखते, कहाँ पर एसेट्स है. तो यू कैन गो टू द रजिस्ट्रार, यू कैन आस्क फॉर द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मतलब लैंड की कॉपी है. लेट्स से राजस्थान में कोई लैंड अलॉटेड है, तो आप रिको के पास जा सकते हो विद रिक्वेस्ट कि वहाँ पे लैंड है, उसकी मुझे रजिस्ट्री चाहिए. यूपी में कोई है तो वो उसके डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो. फिर आरपी की ड्यूटी है कि वो जितने भी पास्ट रिकॉर्ड्स है सभी को वो MCA पे डालेगा. तो डेफिनेटली आप MCA से पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. तो आरपी जब तक आप EMD नहीं दोगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं देगा, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देगा. पर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टिल द डेट ऑफ CIRP अगर आपको चाहिए, तो वो आपको एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट MCA पे मिल जाएगी. अगर आप सीरियस आ रहे हैं तो यू कैन, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं दे समथिंग यू वांट टू आस्क, आप RP से पूछिए. नहीं दे रहे, देन यू कैन अप्रोच टू IBBI एंड यू कैन अप्रोच टू NCLT कि आई एम ए सीरियस इन्वेस्टर. और जो EMD वैल्यू होती है ना सर, वो 1% भी नहीं होती है, आप समझना. वो होती है 0.1%. 1000 करोड़ की किसी कंपनी में उसने 1 करोड़ पे मांग लिया आपसे, ठीक है ना. 100 करोड़ की कंपनी में उसने आपसे 10 लाख रुपए मांग लिए. तो एक सीरियसनेस तो दिखती है ना कि आप क्या परचेज करने जा रहे हो, ठीक है. तो वो रिफंडेबल होती है. आपने अगर जमा भी कराई है तो 2 महीने 3 महीने में अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो वो रिफंडेबल होती है, अनलेस अनटिल आप उनके मजे ना ले रहे हो. तो इन प्रोफेशनल सेंस उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप सीरियसली एक इन्वेस्टर है, तो वो रिफंडेबल होती है. थैंक यू सो मच. बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे, फोन नंबर पे भेज सकते हैं बाय द व्हाट्सएप एंड एनीथिंग, तो फिर मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा. थैंक यू. थैंक यू राहुल जी. गौरव जी कनेक्टेड है हमारे साथ. गौरव जी. यस सर. स्टेज इज ऑल योर्स. आपको हमने थोड़ा लेट हो गए. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. तो प्लीज सर. आई एम रियली सॉरी गौरव जी, मैंने आपके 10 मिनट लिए and I am glad you allow me 10 minutes. And please, Gaurav ji, it was a ice breaking session and we really enjoyed a lot. Thank you very much for that. Okay. Thank you Saras bhai, Bharat ji, and whole Sonipat branch and Hisar branch and all the members who have taken their valuable time on the Sunday. So let me start my presentation. Today's topic which I have selected is service export from India scheme. It is one of the brilliant scheme of government of India. So short में हम इसको बोलते हैं SEIS. सर्विस एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से. तो मैं अब अपनी PPT शेयर करता हूं और 1-to-1 डिस्कस करता हूं. मेरा PPT में जो मैं शेयर करूंगा, फर्स्ट अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफाइड सर्विसेज,
who can claim the benefit under this scheme, and what are the ineligible criteria, and how we can proceed for that, and what are the practical aspects of that, और उसमें hurdles क्या क्या हैं, और हमें documentation क्या क्या maintain करनी है, और other aspects of the scheme. So let me share my presentation. Sir, please give me rights to share the presentation. You have the rights. Visible. It is visible. Visible? Visible. Visible. मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. Okay, so the scheme name is Service Exporter from India Scheme. ये स्कीम आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर. सर्विस एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव विच इज ओवर एंड अबव द रिफंड्स एंड एवरीथिंग. सो इन दिस स्कीम क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलती है कि सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में एक एलिजिबल सर्विसेज की एक लिस्ट है, मैं आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में. इन सब एलिजिबल सर्विसेज को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपोर्ट रिसीट्स रिवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है थ्रू दिस स्कीम. तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की थोड़ी सी न्यूज में आपसे शेयर करता हूं. नंबर 1, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 जो एक्सपायर हो रही थी 31 मार्च 20 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब उसको फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 22 तक. अब इसके पीछे रीजन ये है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO में यूएन ने एक केस फाइल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में और बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम दे रही है वो स्कीम्स जो है लीगल नहीं है, बिकॉज हमारा इंडियन का जो पर कैपिटा इनकम है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया से, एक सर्टेन लिमिट से रीच कर चुका है. और अब सारी की सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम वो एक न्यू फॉर्म में लानी पड़ेंगी और पुरानी स्कीम्स जो इंसेंटिव फॉर्म में थी उन सबको बंद करना पड़ेगा. इसलिए अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड की गई है दोबारा से 31 मार्च 22 तक. फिर मैं अब SEIS की बात करता हूं. इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स की है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की SEIS की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2021. इसमें भी एक छोटा सा डायलेमा है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा लास्ट में. फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया थ्रू द नोटिफिकेशन. और इसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक जो एक्सपोर्टर्स को है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज को लिस्ट में से हटा दिया गया है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है क्योंकि न्यू स्कीम अभी आई नहीं है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी 2015-20 की उसको अभी एक्सटेंड ही किया गया है. अभी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2025 के भी नहीं आई है. तो मैं स्टार्ट करता हूं अब अपनी प्रेजेंटेशन. एक्सपोर्टर बोनांजा मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि अभी हमारे पास 2 साल है 18-19 और 19-20 जिसका हम SEIS फाइल कर सकते हैं. अब मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि SEIS जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है. और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहां से आई है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट से. FTDRA का सेक्शन 5 बोलता है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए और वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वेरियस रिवार्ड स्कीम्स हैं फॉर एक्सपोर्टर्स. उसका एक ही मोटिव है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, टू गिव द कॉम्पिटेंट लेवल प्लेइंग फील्ड टू द एक्सपोर्टर्स. तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो स्कीम है SEIS जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. SEIS एक बहुत ही अच्छी स्कीम है. इसका जो मेन बेनिफिट है कि जो इसमें हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं वो 5% to 7% मिलते हैं. फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 5% 7% का रिवार्ड रेट था. अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इसका रिवार्ड रेट है 3% to 5%. सिलेक्टेड सर्विसेज है जिसकी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा और इसका फेट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. मैं जल्दी से आता हूं इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम का ओवरव्यू देता हूं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम आप सब लोगों को पता है.
to boost the Indian exports, to give a level playing field, to make the exports competitive. जो main objective, to reward, to offset the infrastructure inefficiencies and associated cost involved. अब infrastructure inefficiencies में कुछ ऐसे taxes हैं जो exporters को refund की form में नहीं मिलते, like they are paying octroi, like they are paying a purchase duty, like they are paying excise duties, जो उनको रिफंड नहीं मिलते. रिफंड सिर्फ मिलता है जीएसटी का या कस्टम ड्यूटी का. तो इन एफिशिएंसीज को हटाने के लिए और एक्सपोर्टर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द रिवॉर्ड्स टू द सर्विस एक्सपोर्टर्स अंडर द नेम SEIS स्कीम. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में, यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, सर्विस एंड एक्सपोर्ट, और इंडिया से जो होना चाहिए सिर्फ उन्हीं को ही रिवॉर्ड मिलेगा. तो सर्विसेज, सबसे पहले सर्विस की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए. तो सर्विस की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इस स्कीम में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. सबसे पहले इट मस्ट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. नंबर 2, देयर शुड बी अ मिनिमम स्पेसिफिक अर्निंग्स व्हिच आर $10,000 फॉर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स एंड $15,000 फॉर अदर्स. जो मेन कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी द एक्टिव importer exporter code at the time of rendering of services. फर्स्ट टू कंडीशंस हम मीट कर लेते हैं, हर कोई एक्सपोर्टर मीट कर लेता है लगभग. लेकिन जब थर्ड कंडीशन की बात आती है एक्टिव आईसी कोड की, वहां पर एक इश्यू आ जाता है. एक्टिव आईसी कोड उस टाइम, जिस टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी आर फाइलिंग अ क्लेम फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हमारे पास एक्टिव आईसी कोड होना चाहिए. अगर एक्टिव आईसी कोड नहीं है देन वी कैन नॉट गो फॉर द क्लेम. So, number 1, what is service? Service की डेफिनेशन जो गिवन है पैराग्राफ 9.50 में अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. सर्विस इंक्लूड्स ऑल ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड अर्निंग फ्री फॉरेन एक्सचेंज. तो इसमें तीन चीजें हैं. नंबर 1, इट मस्ट बी ट्रेडेबल सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, एंड थर्ड वन इज अर्निंग फ्री फॉरेन एक्सचेंज. अब बात करते हैं हम, अगर हमें एक सर्विस एक्सपोर्ट करनी है तो सर्विस एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं. या तो वी कैन एक्सपोर्ट ऑन रिमोट बेसिस. अदरवाइज द पर्सन हु इज इन फॉरेन विल कम टू इंडिया एंड टेक द सर्विसेज. थर्ड वन, मैं वहां पर जाके सर्विसेज दूंगा. फोर्थ वन, मैं वहां पर अपनी कोई ब्रांच या एस्टेब्लिशमेंट खोल के वहां से सर्विसेज दूंगा. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. देयर आर 4 मोड्स ऑफ एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. नंबर 1 इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइड रिमोटली, इलेक्ट्रॉनिकली, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर को आपस में मिलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सर्विस रिसीवर इंडिया में होता है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में होता है, सर्विस रिसीवर आउटसाइड इंडिया होता है. दोनों अपने बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करते. प्रोवाइडर इंडिया से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, रिसीवर वहां पर रिसीव करेगा सर्विसेज. फॉर एग्जांपल सीए सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बीपीओ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल केपीओ सर्विसेज, जहां पर दोनों पर्सन को मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड होती है. इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बॉर्डर. नंबर 2 मोड ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कंजम्पशन अब्रॉड. कंजम्पशन अब्रॉड भी क्या होगा, द रेसिपिएंट विल कम टू इंडिया एंड टेक द सर्विसेज. जो हम जीएसटी में पढ़ते हैं ना, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, उसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड. लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज, an Afghanistani tourist come to India for liver transplant in Apollo Hospital, Delhi. So these kind of services are known as consumption abroad services. जहां पर रेसिडेंट आया इंडिया में, उसने सर्विसेज ली. कोई एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, जहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन कॉलेजेस में आकर एडमिशन लेते हैं और सर्विसेज लेते हैं. तो इस टाइप की जो सर्विसेज है, टूरिज्म की सर्विसेज, चाइनीज टूरिस्ट कम टू इंडिया, तो जहां पर रेसिपिएंट को इंडिया में आने की रिक्वायरमेंट होती है,
वो सर्विसेज कवर होती है कंजम्पशन अब्रॉड में। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर को यूएस विजिट करना है टू गिव देम टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन रिलेशन टू सिविल इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चरल सर्विसेज इसमें कवर हो सकती हैं, जहां पर आर्किटेक्ट गया फॉरेन में, तो उसने सर्वे किया, उसके बाद उसने एक मैप बना के दिया। तो जहां पर इंडियन को ट्रैवल करना है आउटसाइड इंडिया टू प्रोवाइड द सर्विसेज, these kind of services are known as presence of natural person. Now the fourth mode is commercial presence. Commercial presence में क्या है? We establish a branch, we establish a licensing office, we establish a representational office in foreign country for provision of services. So maximum, the exhaustive list of exporting the services are covered under these four modes: cross-border trade, consumption abroad, commercial presence, and presence of natural persons. Now I want to break the ice. SEIS का बेनिफिट हमें मिलता है सिर्फ मोड 1 और मोड 2 में। These are cross-border trade and consumption abroad. Commercial presence और presence of natural persons के केस में मोड 3 and मोड 4 के केस में SEIS का बेनिफिट नहीं मिलता। So this is about the 4 modes of providing services. Now the ice breaking is that what are the eligible services जहां पर हमें SEIS का बेनिफिट मिलेगा? There is an appendix 3D under notification of SEIS and appendix 3X. Appendix 3D is for the financial year 18-19 and appendix 3X is for the financial year 19-20. और ये दोनों DGFT की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मैं अभी आपसे भी शेयर करूंगा। अब मैं लिस्ट आउट करता हूँ किन किन सर्विसेज को बेनिफिट मिलता है, विच आर द एलिजिबल सर्विसेज। अब देख लीजिए, अगर आपका कोई क्लाइंट अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो क्या वो एक्सपोर्ट SEIS का बेनिफिट ले रहा है? अगर नहीं ले रहा, इट विल बी अ गुड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गाइड देम एंड गेट द बेनिफिट फॉर देम। तो नंबर 1 इज प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में जो सर्विसेज है कवर होती हैं लीगल सर्विसेज, टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड डेंटल सर्विसेज। 7% और 5% का रिवार्ड रेट है। नंबर सेकंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड द रेट्स आर 7% एंड 5%। जो मैं रेट्स बोल रहा हूँ, मेरी अगर पीपीटी में अगर आप देखेंगे 18-19 का रेट आगे है एंड 19-20 का रेट पीछे है। 19-20 में रेट स्लैश हो चुके हैं। 18-19 में रेट 7% से और 19-20 में 5% से, अभी तक जो मैंने 2 सर्विसेज ऊपर डिस्कस की हैं। और 18-19 और 19-20 में जन 2% का स्लैश है हर एक सर्विस में रेट का। जैसे अगर मैं फोर्थ सर्विसेज, अदर बिजनेस सर्विस जो पीपीटी में दिख रही है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विसेज। 18-19 में 5% रेट था, 3% में 19-20 में 3% रेट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज एक्सक्लूड कर दी गई है 19-20 के लिए। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अपना क्लेम फाइल करते थे, लेकिन 19-20 में अब ये लोग क्लेम फाइल नहीं कर सकेंगे क्योंकि 19-20 के नोटिफिकेशन में ये नहीं है। अदर बिजनेस सर्विसेज में प्लेसमेंट एंड सप्लाई सर्विसेज फॉर पर्सनल, जहां पर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉरेन में रिक्रूटमेंट करती है, तो ये इसमें कवर होती है। इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, लाइक कोई रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ टूरिज्म एंड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज की। द मोस्ट कोरोना इंपैक्टेड सर्विसेज आर ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स एंड टूर गाइड। जहाँ सर्विसेज का रेट पहले 7% था, वो सर्विसेज का रेट 5% कर दिया गया, स्लैश कर दिया गया, in spite of the fact कि these are the highly impacted sectors. Hotels and restaurants के केस में भी they can also file the claims under SEIS if they are exporting their services. तो पहले 5% रेट था, अब 3% रेट है। Recreational, cultural and sporting events में entertainment services, news agency services, libraries, archives, museums, cultural activities, sporting and other recreational activities, ये वाली सर्विसेज कवर होती हैं। ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बात करता हूँ, शिपिंग एजेंट्स जो हैं
वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कवर होते हैं, क्योंकि इसमें जो लिस्ट है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इस टाइप की सर्विसेज इसमें कवर होती हैं। बाकी एजुकेशनल सर्विसेज है, एनवायरमेंटल सर्विसेज है, हेल्थ रिलेटेड एंड सोशल सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज है, और इन सबके यहाँ पर रेट्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्विसेज के रेट्स तो दिए गए हैं, सर्विसेज के बारे में दिया गया है, दिया गया है, लेकिन हम पता हमें कैसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो हमारा क्लाइंट या हम खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम इन सर्विसेज में फिट बैठते हैं कि नहीं, क्या हम ये सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं सीपीसी, अगर हम नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन में एक सीपीसी कोड दिया गया है। जो सीपीसी कोड जो है, सीपीसी कोड का डिस्क्रिप्शन सीपीसी जो है यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किए हैं, और ये यूएन सीपीसी डीजीएफटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने अगली स्लाइड में एक सीपीसी कॉपी किया है, जिससे हमें पता लगता है लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज में हमें बेनिफिट मिलता है। अकाउंटिंग सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विस है, देखिए जैसे फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विसेज है, एग्जामिनेशन सर्विसेज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग रिव्यू, कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है, जिसका सीपीसी 862 है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे वहां पर लिखा होगा सीपीसी 862 अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन हमें ये चेक करना है कि हमारी जो सर्विसेज हैं इस पर्टिकुलर कोड में कैसे फिट बैठ रही हैं। तो उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस सीपीसी which is available on the DGFT website. So this is one of the example which I am sharing with you. Next is, अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एलिजिबल सर्विसेज तो मैंने अब आपको बता दी, एलिजिबल सर्विसेज ये हैं। अब कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो बहुत ही मोस्टली प्रिवेलेंट सर्विसेज है। हमें क्या इनमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विच इज अ बिग क्वेश्चन। सॉरी। नंबर वन इज स्पोर्ट्स सर्विसेज। स्पोर्ट्स सर्विसेज में किस किस टाइप की सर्विसेज आती हैं, जो जर्नल प्रिविलेंट हम देखते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं, तो इस टाइप की सर्विसेज स्पोर्ट्स सर्विसेज में कवर होती हैं। क्या इनमें हमें बेनिफिट मिलेगा? देखिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के केस में दीज आर नॉट कवर्ड अंडर हॉस्पिटल सर्विसेज व्हिच आर द एलिजिबल सर्विस। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के केस में बेनिफिट नहीं मिलता है। बट व्हाट अबाउट द आउटसोर्सिंग सर्विसेज? आउटसोर्सिंग सर्विसेज कैन बी ऑफ अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग, कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटसोर्स, एनी प्रोसेस आउटसोर्सिंग टू इंडिया। तो वी हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग कि कौन सी प्रोसेस या कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स हुई है इंडिया में, क्या वो सीपीसी में फॉल करती है कि नहीं करती है। अगर वो सीपीसी में फॉल करती है फिर वो हमें देखना कि एलिजिबल है कि नहीं है। सॉरी, अगर वो एलिजिबल है तभी हम उसका एसईआई क्लेम फाइल कर पाएंगे। सेकंड, आजकल हम देखते हैं एक बड़ा ही मार्केट में बड़ा प्रिविलेंट टर्म है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेंगे, गूगल पे जो आपकी लिस्टिंग है वो टॉप पे आ जाएगी अगर हम एसईओ सर्विसेज लेते हैं, व्हिच कवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। एक सर्विस है मार्केट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, क्या एसईओ सर्विसेज उसमें कवर होती हैं? तो यू हैव टू चेक द केस स्पेसिफिक। अब थर्ड वन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटीएस सर्विसेज, व्हिच इज द मोस्ट प्रिविलेंट वर्ड। अब आईटीएस में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, आईटीएस सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज होती हैं? जो मेरी रिसर्च कहती है, मेरी नॉलेज कहती है, आईटीएस इज द ओनली अ डिलीवरी मैकेनिज्म। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उस सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर एनेबल्ड सर्विसेज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, और इस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म के अंदर आईटीएस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग डाटा कन्वर्जन वर्क, एंड दिस डाटा कन्वर्जन आई एम डिलीवरिंग माय सर्विसेज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली मैं लीज लाइन के थ्रू या एफटीपी सर्वर्स के थ्रू सर्विसेज डिलीवर करूंगा। सो दिस इज ऑल्सो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। अब आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में क्या होगा, अगर आप देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो इसमें कवर होंगी, और सिर्फ ये कहना कि दिस आर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, इसका क्लेम नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट राइट थिंग। इसको भी चेक करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक
किस टाइप की सर्विसेज हम आईटी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, वी हैव टू सी कि वेदर दीज आर द एलिजिबल सर्विसेज और नॉट। थर्ड, वेदर दीज फिट अंडर द सीपीसी और नॉट। तो ऐसे चेक करेंगे हम, तो तभी हम एक अपना जज बना पाएंगे और ऐसी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक व्यू बना पाएंगे। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि वी आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं इस केस में हमारे को क्या SEIS के बेनिफिट मिलेगा। सॉरी टू से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है एलिजिबल सर्विसेज की, ITS सर्विसेज को। फिफ्थ वन इज इंटरमीडिएट सर्विसेज, एजेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। अब एजेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स जिसको हम GST में इंटरमीडिएट सर्विसेज जो है टैक्सेबल सर्विसेज हैं, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इनको बेनिफिट मिलेगा? Now the problem is that in case of intermediary services, intermediaries not only working as an agent, they are providing a bundle of services. वो लिमिट नहीं रहते सिर्फ कि दो लोगों को मिलवाया और बीच में उनको कमीशन मिली। उनका अगर हम देखेंगे, they are doing accounting as well, sometimes they are doing support function as well, they are also I can say just replying to the queries of the customers, clients as well. So intermediary एक bundle of services provide करते हैं, तो उस केस में हमारे को उनको bundle देखना पड़ेगा, सेट ऑफ एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी अपना एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए कि SEIS के कौन से हेड में हम उनका क्लेम फाइल कर सकते हैं। सिक्स्थ इज रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के केस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इन केस ऑफ लॉयर को SEIS का बेनिफिट मिलता है, एडवोकेट्स को SEIS का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, दे इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन इंडिया, अ US कंपनी इन इंडियन कंपनी US क्लाइंट के लिए इंडिया में उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में फॉर एग्जांपल दे पेड 15,000 एज चालान फीस, गवर्नमेंट फीस। नाउ देयर फीस इज 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख प्लस 15,000 का बिल रेज किया, तो हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए, लॉयर को बेनिफिट मिलना चाहिए पूरा 1,15,000 भी मिलना चाहिए, 1 लाख भी मिलना चाहिए। उसकी प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपीज है, 15,000 गवर्नमेंट फीस है। तो इन दैट केस जो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 1 लाख पे मिलेगा, प्रोफेशनल फीस पे मिलेगा, बिकॉज लीगल सर्विस पे मिलेगा। एंड दिस 15,000 रुपीज इज रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन ये आता है, चलिए ये तो था गवर्नमेंट फीस का एग्जांपल, व्हाट अबाउट द OP, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के केस में उसको बेनिफिट मिलेगा अगर 5,000 रुपीज उसने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंकर किए हैं फॉर दिस इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो इस केस में भी DGFT का जो व्यू पॉइंट रहता है, जैसे कि इट इज नॉट एन पार्ट ऑफ योर लीगल फीस, योर लीगल फीस इज ओनली रुपीज 1 लाख रुपीज, सो वी कैन ओनली गिव यू द बेनिफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। तो इस टाइप के जो चैलेंजेस हैं SEIS का जब हम क्लेम फाइल करते हैं तो आते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द 7th वन, डाटा साइंटिस्ट एंड एनालिटिकल सर्विसेज। अब डाटा साइंटिस्ट जो है, डाटा साइंटिस्ट एक लिमिटेड नहीं रहते, एक they are working on various kind of data and these data is used for various kind of work. So data scientist और analytics services के केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि exactly वो किस काम के लिए एनालिटिक्स हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, और उससे कमर्शियल बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या इश्यू आएगा कि DGFT हमेशा देखेगा दे आर डूइंग द डाटा साइंटिस्ट वर्क, दे आर डूइंग द एनालिटिक्स वर्क, बट वो ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है। तो हमें उसको ब्रीफली और कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या काम हो रहा है, और उसके बेस पे हमारे व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज BPO एंड KPO। KPO की अगर मैं बात करता हूँ, BPO तो सिंपल कस्टमर केयर है, KPO में तो एक प्रोसेस आउटसोर्स होती है इंडिया में और उस प्रोसेस के ऊपर वर्क होता है। अब प्रोसेस कैन बी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी ऑफ पेरोल प्रोसेस कैन बी ऑफ एनी टाइप। वी आर सेइंग कि वो KPO है, सॉरी, वी आर सेइंग कि वो KPO है, उससे बात नहीं बनेगी। KPO क्या काम करता है हमें वो भी देखना पड़ेगा, और वो जो प्रोसेस आउटसोर्स हुई है इंडिया में और उसके एवज में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो SEIS की लिस्ट में फिट बैठता है? दिस वी हैव टू चेक। सो we have to make a viewpoint accordingly by seeing into detail
तो हमें एक्सपोर्टर की एक्टिविटीज चेक करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टर का सर्विस एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा उसकी सर्विसेज एलिजिबल है कि नहीं है, सीपीसी में फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। देन वी हैव टू चेक द अदर थिंग्स। नाउ मैं बात करता हूँ 9th वन, कंसल्टेंसी सर्विसेज की। कंसल्टेंसी कैन बी ऑफ इंजीनियरिंग, कैन बी ऑफ मैनेजमेंट, कैन बी ऑफ बिजनेस। 18-19 के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट को सर बेनिफिट अलाउड था, 19-20 के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बेनिफिट अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हमें भी उसको स्पेसिफिकली गो थ्रू करना है। कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फाइल करने से पहले। फिर टेस्टिंग सर्विसेज के केस में, मैनेजरियल सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन क्लाइंट के केस में भी हमें डिटेल में चेक करना पड़ेगा। तो ये जो 11 सर्विसेज मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, सर्विसेज जो मार्केट में बड़ी प्रिवलेंट है और मोस्टली आपके जो क्लाइंट्स होंगे या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होंगे वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे। तो मेरे ऊपर से हम देख के ये नहीं कह सकते कि आपको SEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्टिविटीज चेक करना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अभी तो हम बात कर रहे थे किस किस को मिलेगा, किस किस को कैसे मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि किस किस को नहीं मिलेगा। नंबर 1, नॉन नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफिकेशन के बाद जो भी सर्विसेज हैं उनको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बात करी, अपेंडिक्स 3D है फॉर 18-19 अंडर नोटिफिकेशन, एंड फॉर 19-20 अपेंडिक्स 3X है। अपेंडिक्स का मतलब एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जिसको इन्होंने बोला कि अपेंडिक्स है। तो इन लिस्ट ऑफ सर्विसेज के बाद जो भी सर्विसेज होंगी उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नंबर 1, नॉन नोटिफाइड सर्विसेज को बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड्स एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उनको MEIS का बेनिफिट मिलता है, जिसको आज की डेट में बोलते हैं रोड टैप। रोड टैप के बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। थर्ड वन, EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ESTP, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन दिस STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, BTPs, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो इन सर्विस जो भी सर्विस एक्सपोर्टर इन सब मोड में वर्क करते हैं, STPI में वर्क करते हैं, BTP में वर्क करते हैं, 100% EOUs हैं, उन सब केसेस में उन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक कंसल्टेंट की, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, हु इज वर्किंग एज 100% EOU, 100% EOU एज 100% EOU वर्क कर रहा था, उस केस में he cannot go for the SEIS benefit। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है SEIS, तो स्पेसिफिकली इन लोगों को क्यों एक्सक्लूड किया गया? इन लोगों को सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि इनको कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है, इनको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी होती बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर दीज स्कीम्स। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग कि आपको दोनों बेनिफिट हम नहीं दे सकते, ईदर टेक द बेनिफिट ऑफ दिस EOU, ESTP, STPI, BTP स्कीम और टेक द बेनिफिट ऑफ SEI स्कीम। थर्ड वन इज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर फॉरेन रेमिटेंस अर्न करने हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ क्लाइंट्स on behalf of clients, for example banks are receiving the foreign remittance on behalf of clients, they cannot claim the SEIS benefit। वो ये नहीं बोल सकते कि हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया हमें SEIS का बेनिफिट मिलेगा। अगर फॉरेन इक्विटी रेज हो रही है या फॉरेन करेंसी बॉन्ड रेज हो रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी सेल हो रहे हैं, अदर रिसीवेबल्स हैं which are not connected with the services rendered by the financial institution, तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा SEIS का। मतलब SEIS का क्लेम फाइनेंशियल सेक्टर को तभी मिलेगा जब उनकी सर्विसेज होंगी, जब वो खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो किसी के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने हैं, तो उस केस में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी और डेट पार्टिसिपेशन, रिसीट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड था। अगर कोई डोनेशन कोई रिसीव कर रहा है इन फॉरेन करेंसी, they cannot claim the benefit under SEIS। अगर किसी को सैलरी मिल रही है बाहर से या एनी अमाउंट दे आर रिसीविंग फॉर इन लिeu ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी SEIS का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वन इज वेरी मेजर वन, DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है SEZ को, EOU को, ESTP को, STPI को, BTPs को, तो उस केस में भी बेनिफिट DTA को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं।
अब डीटीए जो प्रोवाइड करेगा एसईजेड को सर्विसेज, ईओयू को, ईएसटीपी को, एसटीपीआई को, बीटीपी को, ये जो जितने भी एक्सपोर्टर्स इन स्कीम के अंडर वर्क करते हैं, दे आर डूइंग 100% एक्सपोर्ट। नाउ डीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दीज एक्सपोर्टर्स, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। रीजन ये, बिकॉज डीटीए इज नॉट, गवर्नमेंट इज सेइंग यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज, योर अल्टीमेट क्लाइंट, योर अल्टीमेट कस्टमर इज एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज, तो बेनिफिट डीटीए को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड थ्रू ईएफटी अकाउंट। ईएफटी अकाउंट क्या होता है? अर्नर्स फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में ये मेंटेन होता है फॉरेन करेंसी के अंदर। अगर कोई पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं ईएफटी अकाउंट से, ईएफटी इंडिया में एक्सपोर्टर्स के अकाउंट्स होते हैं, अगर आप कोई पेमेंट किसी एक्सपोर्टर से ईएफटी अकाउंट में लेते हो तो उस केस में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर अगला है टेलीकॉम सेक्टर और एयरलाइन सेक्टर। एयरलाइन सेक्टर के केस में बात करता हूं, अगर शिपिंग लाइंस कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही हैं बट वहां पर इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, मींस एक शिप चला एक्स कंट्री से विच इज फॉरेन कंट्री और गया वाई कंट्री में, लेकिन शिपिंग एजेंट जो था वो इंडिया में था, या शिपिंग लाइन जो थी वो इंडिया में थी, उसने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, बट बिकॉज उस शिप का कोई कनेक्शन नहीं था इंडिया से, सॉरी उस सर्विस का कोई कनेक्शन नहीं था इंडिया से, तो उस केस में दे कैन नॉट गेट द बेनिफिट अंडर एससीआई स्कीम। तो मैंने आपसे डिस्कस किया इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्न कैसे, फॉरेन एक्सचेंज को काउंट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है फॉर दिस एससीआई स्कीम। एससीआई स्कीम में जो बेनिफिट मिलेगा हमारे को रिसीट बेसिस पे मिलेगा। जैसे जीएसटी में अगर बात करते हैं, जीएसटी में हमारे को जो बेनिफिट मिलता है वो भी रिसीट बेसिस पे मिलता है एक्सपोर्टर्स को, जीएसटी का जो रिफंड मिलता है वो हमें रिसीट बेसिस पे मिलता है, वैसे ही एससीआईएस का क्लेम भी हमें रिसीट बेसिस पे ही मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जितना भी पैसा हमने कमाया फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स इन फॉरेन करेंसी माइनस जितना भी अमाउंट हमने एक्सपेंस किया, जो भी हमने पेमेंट की है फॉरेन करेंसी में, वो माइनस करके नेट अमाउंट के ऊपर वी कैन क्लेम फॉर द एससीआईएस बेनिफिट। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज का बिलिंग किया, 80 रुपीज आई अर्न मीन्स आई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड 10 रुपीज का मैंने पेमेंट किया, तो मुझे जो बेनिफिट मिलेगा 80 माइनस 10 नेट 70 रुपीज के ऊपर मिलेगा। तो नेक्स्ट वन इज हमारी लास्ट डेट क्या होती है एप्लीकेशन फाइल करने की अंडर एससीआईएस स्कीम। वी कैन फाइल द क्लेम विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ relevant financial year. Means, for example, in case of financial year 18-19, we can file the claim by maximum 31st March 2020. Maximum 31st March 2020. Now, for example, if we miss the deadline, what should we do? क्या क्लेम खत्म हो जाएगा? क्या हमें मिलेगा ही नहीं क्लेम? अगर हम डेडलाइन मिस कर देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी लिबरल, दे सेड कोई बात नहीं, यू कैन फाइल द क्लेम विद अ लेट कट। तो व्हाट इज दिस लेट कट? तो 18-19 का क्लेम फाइल होना था 31st March 2020 तक, अगर हम डेडलाइन मिस कर गए वी कैन फाइल द क्लेम विद इन नेक्स्ट 6 months, मीन्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year हम अगले 6 months अगर क्लेम फाइल करते हैं तो हमें 2% कट के साथ 98% का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लेम 100 रुपीज का था, वी आर एंटाइटल्ड टू गेट 98%, फिर भी हम भूल गए, फिर भी डेडलाइन मिस हो गई। नेक्स्ट 6 months का गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट 6 months में अगर फाइल कर देते हैं तो 5% लेट कट के साथ आपको 95% अमाउंट मिल जाएगा, फिर भी डेडलाइन मिस हो गई। गवर्नमेंट इज वेरी मच लिबरल ऑन दैट। दे सेड कोई बात नहीं, आप विद इन 12 months आप फाइल कीजिए, यानी कि 2 साल तो एक्सपायर हो चुके हैं, 1 साल का टाइम और दे दिया कि आप 1 साल का टाइम और लीजिए और विद 10% लेट कट आपको हम अमाउंट दे देंगे। तो इस केस में
हमारे पास 1 सेकेंड, इस केस में हमारे पास टोटल 3 इयर्स का टाइम है क्लेम फाइल करने के लिए। 1 year विदाउट एनी लेट कट, another 6 months with late cut of 2%, then another 6 months with late cut of 5%, then another 1 year with late cut of 10%. So this is the benefit which government of India has given to us. Now मैंने एग्जांपल के साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का क्लेम हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2020 तक विदाउट लेट कट। उसके बाद 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं विद 2% लेट कट, मतलब 98% का में रिवार्ड मिलेगा। और 2021 अक्टूबर 20 से मार्च 21 तक हम फाइल कर सकते हैं विद 5% लेट कट, 95% में रिवार्ड मिलेगा। और 21-22 यानी कि 31 मार्च 22 तक फाइल कर सकते हैं विद 10% लेट कट, जिसमें हमें 90% रिवार्ड मिल जाएगा। बट एक इसमें भी ना एक प्रॉब्लम हो गई है, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है 18-19 और 19-20 का क्लेम मैक्सिमम वी कैन फाइल अप टू 31 दिसंबर 2021। ठीक है, 18-19 का तो समझ आता था, 3 मंथ्स बचे थे, उससे पहले गवर्नमेंट 3 मंथ्स पहले फाइल कर लो। लेकिन 19-20 के लिए एक तो पोर्टल लेट ओपन हुआ, पोर्टल ब्लॉक किया हुआ था गवर्नमेंट ने, पोर्टल ओपन नहीं था, पोर्टल लेट ओपन हुआ। उसके बाद हमारे पास अभी और भी टाइम था एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन 31 मार्च 2021 तक गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 18-19 और 19-20 फाइल करना है। इसके बारे में भी गवर्नमेंट की साइड से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, विच वी आर वेटिंग फॉर। अब बात आती है कि आपने क्लेम फाइल कर लिया, SEIS की स्क्रिप्ट आपको मिल गई। SEIS जो मिलेगा ना, हमें स्क्रिप्ट की फॉर्म में मिलेगा, एक लाइसेंस की फॉर्म में मिलेगा। और ये लाइसेंस जो होगा ना, ये ट्रांसफरेबल लाइसेंस होगा, ये GST की पेमेंट भी यूज नहीं हो सकता, कस्टम ड्यूटी हम इससे पे कर सकते हैं। और ये लाइसेंस जो है, जब हम इसको सेल करेंगे, जब हम ड्यूटी स्क्रिप्ट को सेल करेंगे, द वर्ड इज ड्यूटी स्क्रिप्ट, तो इसके ऊपर 0% GST लगेगा, GST नील है इसके ऊपर। तो ये एक और एडवांटेज है कि पहले तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड, सेकंड GST इसके ऊपर नहीं लगता। हाँ, इनकम टैक्स की बात करता हूँ, इनकम टैक्स इसके ऊपर जो भी चार्जेबल रेट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब स्क्रिप्ट की बात करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट की वैलिडिटी भी है, एक एक्सपायरी डेट भी है। फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द स्क्रिप्ट वी कैन यूज इट विद इन 24 मंथ्स। 2 साल के अंदर हमें स्क्रिप्ट को यूज करना है। Either we have to sell the script to somebody else or we have to use it against the payment of custom duty. इस स्क्रिप्ट हमें सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी, हार्ड कॉपी में लाइसेंसेस नहीं आएंगे, और DGFT के पोर्टल पे ये स्क्रिप्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ अगर मैं कंपेयर करता हूँ GST और SEIS को, GST के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर इट इज एक्सपोर्ट और नॉट। SEIS के केस में there are 4 modes which we have discussed. ये 4 मोड से डिस्क्राइब होता है कि सर्विसेज एलिजिबल हैं SEIS के लिए, नहीं है। GST एप्लीकेबल होता है इंटरमीडियरी सर्विसेज के ऊपर, भले ही हम फॉरेन में प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरमीडियरी सर्विसेज, लेकिन GST एप्लीकेबल होता है। लेकिन SEIS जो है ना, इंटरमीडियरी सर्विसेज के ऊपर केस स्पेसिफिक वी कैन क्लेम, केस स्पेसिफिक, नॉट इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंटरमीडियरी सर्विसेज। GST हमें मिलता है, GST जो है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। अच्छा मैं इसको ऐसे डिस्कस करता हूँ। GST में जहाँ जिन सर्विसेज को हम बोलते हैं कि विच आर कवर्ड अंडर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, वहीं SEIS में हम उसको उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कंजम्पशन अब्रॉड के नाम से। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज एंड कंजम्पशन अब्रॉड इन SEIS बोथ आर द सेम थिंग। अब SEIS हमें एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, मैं इसके बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें SEIS का बेनिफिट मिलना है। सबसे पहले तो हमने चेक किया कि हमारी सर्विसेज हैं क्या, फिर हमने चेक किया हम थ्रेशोल्ड लिमिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर हमने चेक किया कि हमारी एक्टिव IEC हमारे पास है कि नहीं है उस पीरियड में, फिर हमने CPC कोड में भी पूरा नेचर ऑफ बिजनेस अपना चेक कर लिया, एक्टिविटीज हमने चेक कर ली। नाउ वी आर डिटरमाइंड
हमने एक डिसीजन ले लिया, नाउ वी विल गो फॉर द SCIS। हमें अब SCIS में क्लेम फाइल करना है। तो हम SCIS में क्लेम कैसे फाइल करेंगे? नाउ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज दैट सबसे पहले जो हमारा DGFT का लॉगिन होगा, हमें लॉगिन को एक्टिवेट करना है और IC को अपडेट करना है। IC अपडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब तो IC अपडेशन के बारे में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी है कि हर एवरी ईयर हमें अप टू 30 जून IC को एक्टिव करना है, IC को अपडेट करना है, तभी IC एक्टिव माना जाएगा। तो आपने IC अपडेट कर लिया। इसके बाद हमें एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। SCPC से हमें RCMC लेना होता है। इसका क्राइटेरिया ये होता है लेने का, we have to go to the SCPC website and apply online for the RCMC certificate by paying a fees, and this RCMC certificate is renewed on the yearly basis. उसके बाद there is one form, RCMC certificate ले लिया, DGFT का DGFT में IC अपडेट कर लिया, फिर हमें फॉर्म ANF3 भी, अगर हम DGFT की वेबसाइट में जाएंगे वहां पर रेगुलेटरी अपडेट्स का एक ऑप्शन है। रेगुलेटरी अपडेट्स में SCIS में जाने के बाद अप्लाई फॉर SCIS, अप्लाई फॉर SCIS में जाने के बाद वी हैव टू डाउनलोड वन यूटिलिटी विच इज एन एक्सेल यूटिलिटी। उस यूटिलिटी में वी हैव टू अपलोड ऑल आवर इनवॉइसेस। फिल मैं कहूंगा कि पहले उस यूटिलिटी में अपने इनवॉइसेस को फिल कीजिए, उसके बाद उस यूटिलिटी को हमें DGFT की वेबसाइट पे अपलोड करना है। अब DGFT की वेबसाइट पे जब हम उसको अपलोड करेंगे, साथ में हमें ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब आपका रोल, बहुत मेजर रोल आप प्ले करने वाले हो इसमें, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले हम लगाएंगे एनेक्सर A, अपलोड करेंगे विच इज अबाउट ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर एक मेजर रोल आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कि नेचर ऑफ बिजनेस विच इज वेरी वेरी क्रूशियल। नेचर ऑफ बिजनेस बहुत क्रूशियल है DGFT में SCIS क्लेम फाइल करने के लिए, बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस से ही डिटरमाइन होता है कि हम एलिजिबल हैं SCIS क्लेम के लिए कि नहीं। तो आपको वेट करना है जो आपके क्लाइंट ने नेचर ऑफ बिजनेस बना के दिया है कि वो कैसे फिट बैठता है अंडर CPC एंड एलिजिबल सर्विस लिस्ट। उसके बाद एक एनेक्सर B हमें अपलोड करना है, जो मैंने बताया कि इनवॉइस डिटेल्स हैं, जो हमें एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म में भी अपलोड करना है। फिर फॉरेक्स पेमेंट डिटेल्स एनेक्सर C में, जो हम फॉरेक्स पेमेंट कर रहे हैं, जो हमने फॉरेक्स पेमेंट की है एनेक्सर C में हम उसको अपलोड करेंगे। फिर एनेक्सर B और C का एक कोरिलेशन है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन शीट, जहां पर डिटेल्स आएंगी हमने कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, हमने कितनी फॉरेन पेमेंट की और हमने नेट अर्न कितना किया, यानी कि नेट हमें कितना रिवार्ड मिलना चाहिए था। तो उसके बाद जो मेजर थिंग है, जो मेजर चीज है वो है CS सर्टिफिकेट। एक CS सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है जिसमें CS सर्टिफाइड करता है कि उसने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे, सारे इनवॉइसेस चेक करे, उसने डिस्क्रिप्शन चेक की है, सर्विसेज का नेचर ऑफ बिजनेस चेक किया है और फॉरेन रेमिटेंसेस चेक करी है। उसके बाद CS सर्टिफाई करता है जो पार्टी क्लेम फाइल कर रही है विच इज एज पर द SCIS स्कीम और नॉट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करता हूँ एक छोटे से सर्विस एक्सपोर्टर की, फॉर एग्जांपल एक लॉयर है जो सर्विस एक्सपोर्ट करता है जिसका टर्नओवर 20 CR का है, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और फॉरेन पेमेंट करता है फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की। फॉरेन पेमेंट किस लिए करता है? लीगल डाटाबेसिस, उसने लीगल डाटाबेसिस लिए हुए हैं या फॉरेन में कोई केस है जिसको उसने अपने फॉरेन एसोसिएट को दिया हुआ है। तो नेट ही इज अर्निंग 15 CR फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट्स। तो इस 15 CR के ऊपर लॉयर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर SCIS। तो इस 15 CR के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ रेट की, आज की डेट में जो रेट है लॉयर सर्विसेज के ऊपर 1920 का जो मैं रेट अगर बात करता हूँ 5%, तो 5% 15 CR का इजिली 75 लाख। तो इस 75 लाख का जो आपका क्लेम है ये आपको फाइल करना है। ये फाइल करने में आपकी एक बहुत ही प्रोफेशनल का CS का एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि नंबर 1
नेचर ऑफ बिजनेस एंड इनवॉइस डिटेल्स प्रिपेयर करना, फॉरेक्स पेमेंट्स की डिटेल्स प्रिपेयर करना, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे चेक करना। और मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल फीस की, यू कैन इजीली फेच अ फीस ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर दिस 75 lakhs क्लेम और मोर देन दैट, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। बात अब आती है, चलो ठीक है ये तो प्रोफेशनल फीस हुई। अब जो ड्यूटी स्क्रिप्ट जब उसको मिलेंगी, ड्यूटी स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल आपको कोई इंपोर्टर क्लाइंट है और वो इंपोर्टर क्लाइंट कस्टम ड्यूटी पे करता है, अब आप उसको ऑफर कर सकते हो ये ड्यूटी स्क्रिप्ट एक सर्टेन डिस्काउंट के ऊपर इन द अपने एडवोकेट क्लाइंट से बात करके, और बीच में आप जो है इसके ऊपर भी आप अपनी प्रोफेशनल फीस in the form of commission, or you can say in the form of commission, I cannot say it is a right word, in the form of professional fees only, in the form of consulting only, commission is not allowed in CA Act. तो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी आती है, नंबर 1 प्रोफेशनल फीस in the form of issuing of CA certificate, number 2 professional fees for assistance in sale of scripts, which can be any amount. So this is about the SEIS. अब मैं बात करता हूँ SEIS का फेट क्या है। मैंने शुरू में बात की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पर डिले हुई है, उसका मेन रीजन ये था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएस ने, WTO में यूएस ने इंडिया की एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को चैलेंज किया था और ये बोला था जो इंडिया की एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, दीज आर नॉट इन लाइन ऑफ सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर एग्रीमेंट। एक हमारा इंडिया का एग्रीमेंट है WTO में अदर कंट्रीज के साथ, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर एग्रीमेंट, व्हिच इज इन शॉर्ट SCM। SCM में इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरी, जिसमें लिखा है जिन भी कंट्रीज की ग्रॉस नेशनल इनकम $1051, 1100 एंड 1178 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगी, सॉरी कैलेंडर ईयर 13, 14, 15 रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगी, उस केस में वो अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव स्कीम्स का बेनिफिट नहीं दे सकते। So this scheme is also MEIS चैलेंज करा था, SEIS चैलेंज नहीं हुआ था। MEIS एक न्यू अवतार में रोड टैप की फॉर्म में हमारे पास है आज की डेट में। SEIS 1920 से गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया और 2021 के बारे में SEIS के बारे में नहीं बोला है, लेकिन जो सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन है, यानी कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि SEIS एक न्यू फॉर्म में आएगी, SEIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू करेगी, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो रोड टैप के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक न्यू स्कीम जो MEIS की रिप्लेसमेंट में आई है, विच इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब मैं लास्ट स्लाइड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज नाउ टाइम इज ओवर। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी पॉन्डर, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है जब हम SEIS स्कीम में जाएंगे। हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है फॉर क्लाइंट पर्पस, क्लाइंट को भी और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको भी, क्योंकि हर साल 10% केसेस कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर स्क्रूटनी, और ये डॉक्यूमेंट्स हमें 3 साल तक मेंटेन करने हैं एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एज पर द FTDRA एक्ट। लास्ट स्लाइड, सरस भाई, आई एम टेकिंग 2 minutes मोर विद योर ड्यू परमिशन। लास्ट स्लाइड, अगर हम SEIS गलत फाइल करते हैं तो उस केस में क्या क्या पेनल्टी है? पेनल्टी है ₹10,000 एंड मैक्सिमम टू 5 times ऑफ रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का SEIS हम गलत फाइल कर दिया तो दिस कैन बी गो अप टू 5 करोड़ हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 11 FTDRA एक्ट 1994 यू कैन चेक। सो हमारी DGFT से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हम क्या क्या वहां पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नंबर 1, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, डेफिशिएंसी लेटर आता है, आप रिप्लाई करते हो, अगला डेफिशिएंसी लेटर आता है, फिर आप रिप्लाई करते हो, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ना होने की वजह से फाइल्स बहुत टाइम तक लटकी रहती हैं। ऑफिसर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है ड्यूटी स्क्रिप्ट इश्यू करने की। दे हैव एनी कंफ्यूजन, दे कैन इशू डेफिशिएंसी लेटर एनी नंबर ऑफ टाइम। सर्विस GST की तरह नहीं है कि एक बार DM आया, एक बार शोकोस आया तो उस एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा DM में दोबारा शोकोस नहीं कर सकते। यहाँ पर एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन इशू द डेफिशिएंसी लेटर। एक्टिव IC की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्टिव IC होना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास एक्टिव आईसी नहीं है उस टाइम में, बट दे आर एलिजिबल। एक्टिव आईसी ना होने की वजह से दे कैन नॉट फाइल। जबकि अगर देखा जाए सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए आईसी की रिक्वायरमेंट क्यों है? आईसी का तो कोई रोल ही नहीं है सर्विस एक्सपोर्टर के लिए। ओनली फॉर दिस पर्पस, फॉर फाइलिंग द क्लेम दे नीड आईसी। बट उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी उन ईयर्स में, लेकिन आज अवेयरनेस है, लेकिन बट ड्यू टू दैट वी कैन नॉट फाइल द क्लेम। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डीजीएफटी इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लेम रिजेक्ट करने से पहले दे आर नॉट इशूइंग अस एनी शो कॉज नोटिस, दे आर नॉट इशूइंग अस any, they are not giving us any opportunity of being heard. Based on our replies or the deficiency letters, they are rejecting our claims. So with these words, thank you very much. Thank you Saras bhai, Bharat bhai, and all the members for listening me patiently from last 1 hour. Thank you very much. Thank you Gaurav Over bhai. to you Saras bhai. Thank you Gaurav bhai. If any member has any question, please you can raise your questions. If any member has any question, you can unmute yourself and ask the question to say Gaurav Arya. सर Yes Mohan ji. सर मोहन बंसल बोल रहा Mohan sir, कैसे हैं आप? हूँ। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नाइस डेलिब्रेशन। और गौरव जी से ये पूछना, स्क्रिप्ट कितने परसेंट माइनस पे मिल जाती है अप्रोक्स इन बिटवीन? Sir 97 to 99. 97 to 99। जी। ओके गौरव, थैंक यू। Thank you sir. Any other question? Any other question? किसी member का कोई question हो तो? I think no more question, Gaurav ji. ठीक है सर, थैंक यू। Okay, thank you very much members for patience listening. और थैंक यू गौरव जी, आपने काफी नॉलेजेबल सेशन लिया और दोनों ब्रांचेस हमारे साथ हैं, हिसार ब्रांचेस, सोनीपत ब्रांचेस, सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आपकी नॉलेज ली, आपने अच्छी नॉलेज शेयर करी, अपनी मेंबर्स को काफी नॉलेज हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द पेशेंस लिसनर्स। थैंक यू व्यूअर्स। नमस्कार। थैंक यू।